साथ साथ पावर भी खरीदी जा सकती थी और ये पावर पूरी दुनिया को जलाने के लिए काफी थी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो इस बात का डर था कि कहीं कार्तिक वापस आकर अपने पिता की मौत का बदला उनसे ना ले ले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफी टाइम से कार्तिक पर हमला बोलने की कोशिश कर रहे थे। कार्तिक ने काफी बड़ा बिजनेस एक्सपैंड कर लिया था और काफी सालों से परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए ये लोग कोई ना कोई कारण ढूंढ रहे थे जिससे कार्तिक पर हमला कर सके, पर कार्तिक ने इन्हें अभी तक कोई भी सूटेबल रीजन नहीं दिया था। पर अब बात बदल गई थी। जब से इन लोगों को तानिया के बारे में पता चला था तब से सारा खेल उनके हाथ में आ गया था और विध्वंस राणा से तानिया की शादी करवाकर ये लोग कार्तिक को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते थे। अगर देखा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक पत्थर से 3 निशाने साध रहे थे। ये लोग अपना बिजनेस भी विध्वंस राणा के साथ बढ़ा सकते थे और डायरेक्ट वंशज की शादी भी विध्वंस राणा से करवा सकते थे और इन सब के अलावा कार्तिक के लिए नई मुसीबतें भी खड़ी कर सकते थे और उसे अपने कंट्रोल में कर सकते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सारी बातें जानते थे कि कार्तिक अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और इतनी आसानी से तो वो परिवार वालों की बात मानकर तानिया का रिश्ता उनके मनमर्जी से नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता भी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मौका मिल जाएगा कार्तिक पर खुलेआम अटैक करने का, और यही तो वो लोग चाहते थे। विध्वंस राणा के बारे में कहा जाता था कि ये आदमी बहुत ज्यादा क्रूर था और हर लड़की को गंदी नजरों से ही देखता था। बहुत कम उम्र में ही विध्वंस ने अपने घर में काम करने वाली मेड्स को खिलौना समझना शुरू कर दिया था, उन्हें टॉर्चर करने लगा था। उसने बचपन से बहुत सारे लोगों को ये सब करते देखा था और अब खुद बड़े होने के बाद वो भी अपने परिवार वालों के रास्ते पर ही चल रहा था और लड़कियों को खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। बचपन से ही सेंटर ऑफ पावर होने की वजह से विध्वंस की परवरिश किसी राजकुमार की तरह हुई थी और विध्वंस तो खुद भी खुद को राजकुमार ही समझता था। इसलिए उसे लगता था कि वो जैसे चाहे वैसे औरतों पर जुल्म कर सकता है और लोगों को मार सकता है। अपने शौक के लिए न जाने उसने कितने लोगों की बलि चढ़ा दी थी। कार्तिक को अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि विध्वंस ने आज तक 1000 से भी ज्यादा लड़कियों को टॉर्चर करके मार दिया था। अगर तानिया की शादी ऐसे किसी लड़के से हो गई तो ये कह पाना मुश्किल था कि तानिया भी जिंदा रह पाएगी या नहीं। और ऊपर से तानिया एक नाजायज औलाद थी। ऐसे में तो पता नहीं विध्वंस राणा तानिया के साथ कैसा व्यवहार करेगा, उसे इंसान भी समझेगा या नहीं। और ये सारी बातें कार्तिक ने तानिया को नहीं बताई थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इतना जान के ही वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। अगर उसे सच बता दिया जाता तो पता नहीं वो कल रात सुकून से सो भी पाती या नहीं। कार्तिक इस बार काफी तैयारी करके आया था। शायद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनकी औकात दिखानी थी। असल में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके ही परिवार के कुछ सीनियर लोग थे जो पूरा दिन कुछ नहीं करते थे और अपनी मनमर्जी और लालच के लिए घर के बाकी लोगों का इस्तेमाल किया करते थे। पर आज नहीं तो कल इन लोगों को अपनी ये कुर्सी छोड़नी ही थी। ऐसे में कार्तिक ने डिसाइड कर लिया था कि बाद के बजाय पहले ही ये काम कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कई लोगों की जिंदगी बच जाएगी। जल्दी ही कार्तिक तानिया के साथ मित्तल परिवार के उस महल जैसे घर के गेट के पास पहुंच गया और अब गाड़ी से उतरकर तानिया के साथ उसे पैदल ही अंदर जाना था। यहाँ गेट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने कुछ लोगों को कार्तिक का वेलकम करने के लिए भेजा था क्योंकि वो जानते थे कि खुलेआम कार्तिक से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं होगा। कुछ और भी सीनियर स्टाफ वहां पर कार्तिक को वेलकम करने के लिए खड़े थे। जैसे ही उन लोगों ने कार्तिक को वहां देखा तो मुस्कुराते हुए पूरी इज्जत के साथ कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक मित्तल, आपके होम टाउन में आपका स्वागत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। इस आदमी की बात सुनकर कार्तिक ने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कहा, सच में मुझे लगा कि यहाँ किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। कार्तिक की ये बात सुनकर उन सीनियर स्टाफ मेंबर ने जबरदस्ती की मुस्कान देते हुए कहा, सर आप जरूर मजाक कर रहे हैं। आप तो हमारे मित्तल परिवार के पहले डायरेक्ट वंशज हैं और काफी सालों के बाद अपने खुद के होम टाउन आए हैं। भला हम लोग आपका वेलकम क्यों नहीं करेंगे। इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक ने हल्की सी मुस्कान दे दी। चौहान अंकल जो कार्तिक के पीछे पीछे ही आ रहे थे उन्होंने इन सीनियर स्टाफ से कहा, कार्तिक सर बहुत लंबा सफर करके आए और थक गए हैं। कार्तिक सर को पहले आराम करना है, तुम जाकर काउंसिल में कह दो कार्तिक सर थोड़ी देर के बाद आएंगे। और इन्हें हर हाल में कार्तिक के ऑर्डर को मान नहीं थे। सभी लोग यहाँ पर नौकर थे, पर इस बार कुछ अलग हुआ। सामने खड़ा सर्वेंट कार्तिक के सामने आया और अपना सिर झुकाकर बोला, सॉरी सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना है कि आपको जल्दी से जल्दी काउंसिल में पहुंचना होगा। इस आदमी की बात सुनकर कार्तिक ने शांति से उससे कहा, ठीक है मैं आता हूं। लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग काफी ज्यादा बेसब्र हो रहे हैं। उन्हें तानिया के मामले को जल्द से जल्द सुलझाना था, इसलिए उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कार्तिक थका हुआ है या नहीं। ये लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द ये मामला निपटे और कार्तिक वापस अपने आइलैंड चला जाए। शायद इन लोगों के दिल के साथ इस घर में भी कार्तिक की कोई जगह नहीं रह गई थी। कार्तिक ने उस सर्वेंट से कहा, ठीक है मुझे ये बताओ कि कहां पर काउंसिल है। कार्तिक के इतना कहने पर सर्वेंट ने तुरंत हाँ में अपना सिर झुकाया और आगे आगे बढ़ने लगा। ऐसा कहा जा सकता था कि सर्वेंट का एटीट्यूड कार्तिक के लिए ना तो बुरा था और ना ही अच्छा। ऐसा रवैया देखकर पीछे पीछे चल रहे चौहान अंकल को काफी गुस्सा आ रहा था। वो अभी इस नौकर को रोककर इससे बहस करना चाहते थे, पर कार्तिक ने तुरंत इन्हें हाथ दिखाकर कुछ भी करने से मना कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, अंकल प्लीज आप शांत रहिए। कार्तिक के कहने पर चौहान अंकल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगे। वहीं दूसरी तरफ ये आलिशान महल देखकर तानिया तो अपनी बुद्धि खो चुकी थी। उसे तो ये सब कुछ सपने की तरह लग रहा था। जल्दी ही कार्तिक तानिया के साथ इस आलिशान महल के हॉल में पहुंच गया था जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग रखा करते थे। पहले की जगह फैमिली मेंबर्स से बात करने और डिस्कशन करने की जगह हुआ करती थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस हॉल में 199 सीढ़ियां थीं, जिनकी वजह से ये हॉल काफी ज्यादा आलिशान लगता था। इतनी सीढ़ियां चढ़कर कोई भी थक सकता था। कार्तिक को तो आदत थी इसलिए वो ठीक था, पर तानिया की हालत खराब हो गई। वो पहली बार एक साथ इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ रही थी, इसलिए उसे तुरंत थकान होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पहाड़ चढ़ने की सजा दे दी हो। तानिया को इतना परेशान होते हुए देखकर कार्तिक ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, आराम से चलो, ज्यादा प्रेशर मत लो। ये महल और यहाँ की दीवारें लोगों को खाती नहीं है।
तुम आराम आराम से चल सकती हो। और हाँ, मुझे पता नहीं था कि पहाड़ों में रहने वाली लड़की के लिए सिर्फ 200 सीढ़ियां चढ़ना भी इतना मुश्किल होगा। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने हंसते हुए कहा, कल रात मुझे कहाँ पता था कि आप मुझे शेर की गुफा में लेकर आ रहे हैं, जहाँ दीवारें भी शेर की तरह घुर्राती हैं। और रही बात 200 सीढ़ियां चढ़ने की, तो पहाड़ों में रहने वाले लोग हर वक्त सीढ़ियां थोड़ी चढ़ते रहते हैं। मैं मिडिल क्लास लाइफ जीती थी। कार्तिक की बातें सुनकर तानिया थोड़ी रिलैक्स हो गई, क्योंकि वो जल्दी जल्दी इसलिए चल रही थी क्योंकि उसे यहाँ आने के बाद काफी डर लग रहा था। कार्तिक जानता था कि तानिया को नहीं पता था कि मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस हॉल में इसीलिए रखते थे ताकि यहाँ आने वाले लोग पहले ही इनकी शान और शौकात और पावर के बारे में अनुमान लगा सकें और उनकी कही हुई बातों को चुपचाप सुन ले। किसी भी हॉल में इतनी सीढ़ियां रखने के पीछे काफी बड़ी साइकोलॉजी होती है। लोग अपने आप ही इन ऊंची दीवारों और सीढ़ियों को देखकर डरने लगते हैं और पहले ही नर्वस हो जाते हैं। उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता और वो ना चाहते हुए भी सही डिसीजन नहीं ले पाते। कार्तिक के समझाने पर तानिया भी उसकी बात समझ गई और उसके मन में अभी तक जितनी भी नर्वसनेस और डर था वो सब दूर हो गया और उसने तुरंत खुद को नॉर्मल कर लिया। जल्दी ही सीढ़ियां चढ़कर कार्तिक तानिया के साथ उस आलिशान हॉल में पहुंचा और कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। कुछ देर सोचने के बाद कार्तिक तानिया को लेकर आगे बढ़ गया। चौहान अंकल और कार्तिक के बॉडीगार्ड्स उनके पीछे पीछे ही आ रहे थे। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कार्तिक को यहाँ भी पीछे पीछे फॉलो करना चाहते थे, पर हॉल के एंट्रेंस पर खड़े लोगों ने तुरंत उन्हें रोक दिया और एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा, कार्तिक अपने बॉडीगार्ड की छोटी टीम लेकर ही यहाँ आया था और यहाँ सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके बुलाए हुए लोग ही आ सकते हैं। तुम लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कार्तिक अपने बॉडीगार्ड की छोटी टीम ही लेकर आया था। पहले ही ये लोग बहुत ताकतवर थे और ये लोग अभी भी एक सबऑर्डिनेट थे और इन्हें अपनी मनमानी करने की इजाजत नहीं थी। आज तक कार्तिक ने कभी भी इन लोगों से बदतमीजी से बात नहीं की थी और ना ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार्तिक के अलावा कहीं भी अपना सिर झुकाया था। पर आज मित्तल परिवार के सीनियर बॉडीगार्ड्स के सामने इन लोगों को झुकना पड़ रहा था। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को यह बात मंजूर नहीं थी, इसलिए इन लोगों ने मित्तल परिवार के बॉडीगार्ड की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? हम लोग बेवजह यहाँ नहीं आए, हमारा काम कार्तिक सर की सुरक्षा करना है। इतना कहकर सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का चेहरा गुस्से से भर गया और उनके मसल्स दिखाई देने लगे। उनके चेहरे और आंखों में किसी को मार डालने की इच्छा साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वहां खड़े मित्तल परिवार के बॉडीगार्ड्स ने देखा कि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स मरने मारने पर उतारू हो गए हैं, उनका यह भयानक रूप देखकर उन लोगों को भी डर लगने लगा, क्योंकि ये लोग तो हमेशा से महलों में रहते आए हैं, जबकि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कई जंगें लड़ी हैं। उन्हें पता है कि लड़ने में जो मजा है वो शांति से खड़े रहने में नहीं। क्या वक्त रहते कार्तिक इन्हें रोकेगा या फिर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का ये रूप किसी नई जंग की शुरुआत कर देगा? सिक्योरिटी गार्ड्स का ऐसा रूप देखकर यहाँ खड़े सभी गार्ड्स काफी ज्यादा डर गए थे। भले ही इन लोगों के पास अच्छे हथियार थे, पर फिर भी इन लोगों में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि ये कुछ भी कर सके या कोई एक्शन ले सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खास तौर पर बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया था कि कार्तिक के साथ कोई भी बॉडीगार्ड अंदर नहीं आना चाहिए और इसीलिए इन लोगों को ना चाहते हुए भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को यहीं पर रोकना पड़ रहा था। इन लोगों को डर लग रहा था, पर फिर भी ये लोग अपना डर छुपा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कार्तिक की वजह से काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। उन्हें पता था कि उन्होंने कार्तिक के पापा के साथ गलत किया था और 10 साल पहले उन्होंने जिस तरह से कार्तिक के पापा के कार का एक्सीडेंट करवाया था वो उन सब लोगों की साजिश ही तो थी। ये लोग तो काफी सालों से सोच रहे थे कि आखिर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भी कार्तिक वापस क्यों नहीं आया और इन लोगों से बदला क्यों नहीं लिया उसने। क्या कार्तिक को कुछ पता नहीं है या फिर कार्तिक जानबूझकर इन लोगों को डरा रहा है? इसी उधेड़-बुन में ये लोग हमेशा डरे रहते थे और अपने आप को चारों तरफ से इन बॉडीगार्ड्स से कवर करके रखते थे। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को पता चल गया था कि उसके बॉडीगार्ड्स को रोका गया है और ये देखकर उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक और किलिंग एक्सप्रेशन आ गए। अचानक ही पूरे हॉल में कहीं से अलार्म बज गया और एक के बाद एक बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अपने हाथों में लेटेस्ट और मॉडर्न वेपन लिए सामने आ गए और उन्होंने पूरे हॉल को चारों तरफ से घेर लिया। उनका पूरा टारगेट इस वक्त टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सारे सिक्योरिटी गार्ड्स पहले से यहाँ छुपे हुए थे और अलार्म बजने का ही इंतजार कर रहे थे। कार्तिक को तो ऐसा लग रहा था जैसे इन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को कार्तिक के लिए ही प्लांट किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस बात का डर था कि अगर उन्होंने कार्तिक को यहाँ अपनी ताकत नहीं दिखाई तो वो लोग कार्तिक के सामने कमजोर पड़ जाएंगे और इसीलिए उन्होंने पहले से ही सारी तैयारियां करवाई हुई थी। इन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के भागने की तेज आवाज सुनकर कार्तिक के चेहरे पर जो सरकास्टिक एक्सप्रेशन थे वो सब हल्के स्माइल में बदल गए और वो वापस मुड़कर उन सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ आने लगा। इस वक्त बहुत सारे मित्तल परिवार के सिक्योरिटी गार्ड्स कांपते हुए हाथों से बंदूक पकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, पर फिर भी वो लोग टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को डराने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स नंबर्स में बहुत कम थे, पर फिर भी उनके चेहरे पर दूर दूर तक डर का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने ये सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हवा के बराबर हैं जो फूंक मारते ही उड़ जाएंगे। भले ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के पास इस वक्त ज्यादा एडवांटेज नहीं था, पर उनकी पैनी नजरों से ये बात बच नहीं पाई थी कि यहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स बस नाम के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इन्होंने अभी तक जंग के मैदान में असली लड़ाई कभी लड़ी ही नहीं। ये सब लोग लगातार एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार्तिक को देखा और उसने कार्तिक से कहा, सर ये सब लोग हमें आपको फॉलो नहीं करने दे रहे और ना ही अंदर आने दे रहे। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर कार्तिक ने उन्हें रिलैक्स करते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ, आप लोग कुछ देर बाहर इंतजार कीजिए। कार्तिक का ऐसा जवाब सुनकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। उन्होंने कार्तिक से कहा, पर सर अंदर आपका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है, अगर अंदर आपको परेशानी हो गई या कोई मुसीबत आ गई तो? जैसे ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बात पूरी की तो वहां खड़े एक फैमिली मैनेजर ने बहुत ही घमंड के साथ उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक मामूली गार्ड हो और तुम हमारे मित्तल परिवार के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? यहाँ पर इस हॉल में हमारे फैमिली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑफिस लोकेटेड है और दुनिया में इससे ज्यादा सुरक्षित कोई दूसरी जगह नहीं। भला अंदर कार्तिक सर को क्या प्रॉब्लम होगी?
इस आदमी की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड कुछ कहता उससे पहले ही कार्तिक ने एक फ्लैट टोन के साथ उस मैनेजर से कहा, मैनेजर, मेरे लोगों को ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, समझा आप? कार्तिक की बात सुनकर मैनेजर ने कार्तिक को समझाते हुए कहा, कार्तिक सर, मैं ये सब आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। आपके सबॉर्डिनेट्स बहुत ज्यादा डिसओबीडिएंट है। आप भी जानते हैं कि मित्तल परिवार कितना बड़ा और आलीशान है, और ये जगह हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सबसे जरूरी जगह है। ऐसे में आपके लोगों को यहाँ बिना वजह मुसीबत खड़ी नहीं करनी चाहिए, वरना शायद आपके लिए मुसीबतें पड़ सकती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मैनेजर कार्तिक को डराने की कोशिश कर रहा हो। फैमिली मैनेजर की बात सुनकर कार्तिक ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लोगों को अच्छे से पता है कि कब अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना है और कब शांत रहना है। पर लगता है कि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स काफी ज्यादा कमजोर है। अगर तुम लोगों को इतनी ज्यादा नर्वसनेस हो रही है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखना अपने लोगों का। मेरी चिंता करने के लिए मेरे लोग हैं। और हाँ, मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स का टेम्पर बहुत ज्यादा शॉर्ट है, इन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, बच के रहना जरा। कार्तिक भी बातों ही बातों में मित्तल परिवार के सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी सबॉर्डिनेट्स को धमकी दे रहा था। उसने खुले तौर पर और इनडायरेक्ट तरह से सामने खड़े लोगों को धमकी दे दी थी, जो शायद सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दिल पर जाकर लगने वाली थी। इन लोगों को धमकाने के बाद कार्तिक ने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, यहीं पर मेरा इंतजार करो। कार्तिक का ऑर्डर सुनकर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिला दिया, और अभी भी उन्हें कार्तिक की सिक्योरिटी की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। पर वो लोग कार्तिक के ऑर्डर को मानने से इनकार भी नहीं कर सकते थे। इन सब लोगों से बातें कर कार्तिक जल्द ही उस हॉल से होते हुए एक बड़े आलीशान हॉल की तरफ बढ़ गया, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अक्सर काम किया करते थे। यह हॉल काफी ज्यादा स्पेशियस था। यहाँ का ओपनिंग हॉल ही 100 मीटर वाइड था और इसकी डेप्थ भी 50 मीटर से ज्यादा थी। हॉल के बिल्कुल सामने एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था जहां पर 4 सीट्स लगी हुई थी, और उन सीट के दोनों तरफ एक छोटा प्लेटफॉर्म भी था जहां पर कुछ कुर्सियां भी लगी हुई थी। सामने 4 कुर्सियां इस परिवार के 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुर्सियां थी, और उन कुर्सियों के थोड़ा नीचे जो दोनों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी वो सेकंड रैंक के परिवार के बाकी लोगों की कुर्सियां थी, जो बोर्ड के मेंबर्स थे। इस वक्त लोअर प्लेटफॉर्म की दोनों तरफ की कुर्सियां खाली थी और पूरे हॉल में सिर्फ 4 डायरेक्टर्स बैठे हुए थे, दूर से जिनकी उम्र के बारे में बता पाना मुश्किल था। तभी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थोड़े से काइंड स्पोकन लग रहे थे, उन्होंने कार्तिक से कहा, कार्तिक, काफी टाइम हो गया तुम्हें परिवार से मिले हुए। तुम्हारी ट्रेनिंग तो बहुत पहले खत्म हो गई थी ना, तो फिर तुम परिवार में रिपोर्ट करने वापस क्यों नहीं आए? इस आदमी का सवाल सुनकर कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो कुछ कदम आगे बढ़ गया और चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। इस वक्त कार्तिक हॉल के नीचे बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ था। काउंसिल में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब लोग काफी ज्यादा हाई और माइटी लग रहे थे। उन्होंने कार्तिक को बैठने के लिए एक चेयर तक ऑफर नहीं की। इन लोगों का एटीट्यूड देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ हो। इन लोगों का ऐसा बेकार सा एटीट्यूड देखकर कार्तिक भी इन लोगों के साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए इन लोगों से कहा, हम इधर उधर की बकवास बंद करते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। मैं यहाँ पर अपनी बहन की वजह से आया हूँ। जैसे ही काउंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कार्तिक का एटीट्यूड देखा तो उनमें से एक मेंबर ने काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जोर से चिल्लाते हुए कार्तिक से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की? ये क्या एटीट्यूड लेकर आए हो? इस मेंबर ने इतनी तेज कहा था कि पूरे हॉल में आवाज गूंज गई। तानियां बिल्कुल भी इन सब के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए इतनी तेज आवाज सुनकर वो डर के मारे कांपने लगी। कुछ देर पूरे हॉल में शांति छा गई और अगले ही पल इस काउंसिल के मेंबर ने सीरियस होते हुए कार्तिक से कहा, हम लोग सिर्फ फैमिली काउंसिल के मेंबर ही नहीं हैं बल्कि तुम्हारे अंकल भी हैं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है? असल में यहाँ बैठे हुए चारों डायरेक्टर्स का कार्तिक के साथ काफी गहरा खून का रिश्ता था। ये सभी लोग कार्तिक के पापा के भाई थे और साथ ही साथ मित्तल परिवार के डायरेक्ट वंशज भी थे। फिर भी जब से कार्तिक के दादा की डेथ हुई थी उन्होंने अपने पीछे किसी भी तरह की कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी और ना ही अपने किसी भी बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिस वजह से अभी तक ये बात क्लियर नहीं थी कि कौन उनके बाद उनकी उस राजगद्दी का मालिक होगा। और इसी वजह से इस राजगद्दी के लिए इंटरनल फाइट इन लोगों के बीच में हमेशा चलती रहती थी। सच बात तो ये थी कि कार्तिक के अपने पापा कभी इस राजगद्दी को अपनाना ही नहीं चाहते थे और ना ही उनके मन में अपने पिता का वारिस बनने का कोई लालच था। ना ही वो कभी अपने भाइयों से लड़ना चाहते थे, पर उनके भाइयों के बीच में राजगद्दी के लिए दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ये लोग अपने सीधे साधे भाई को भी नहीं बख्श सके। शुरू में इन सभी भाइयों ने कार्तिक के पापा को वारिस बनने की लड़ाई में शामिल करने की बहुत कोशिश की थी ताकि अपना अपना मतलब निकाला जा सके, पर जब कार्तिक के पापा को अपने भाइयों का असली इंटेंशन समझ में आया तो इन्होंने होम टाउन ही छोड़ दिया। और जब वो अपनी खुद की तलाश में सुकून के लिए बाहर गए थे उसी वक्त तानिया की मां से मिले थे। और रही बात कार्तिक के बाकी चचेरे भाइयों की, तो उन लोगों ने शुरू में बहुत कोशिश की कि अपने दादा का बिजनेस हड़पने की, पर कोई भी एक दूसरे को सफल नहीं होने दे रहा था और आखिर में लंबे टाइम तक ये इंटरनल लड़ाई चलती रही। फाइनली इन लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और जब किसी के हाथ दादा की राजगद्दी नहीं लगी तो इन लोगों ने अपने कदम पीछे लिए और फैमिली पावर का चार्ज यहाँ के डायरेक्टर्स को सौंप दिया। तभी से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मनमानी करते आ रहे थे। जब ये बात दूर रह रहे कार्तिक के पापा को पता चली कि घर में अब शांति हो गई है तो वापस परिवार में लौट आए। हालांकि कार्तिक के पापा स्वभाव से काफी सरल थे, उन्हें ये राजनीति और कूटनीति नहीं आती थी। इस वजह से वो जल्दी ही अपने भाइयों के बीच सबसे कमजोर पड़ गए। बाकी 4 भाइयों ने परिवार में कॉम्प्रोमाइज होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की काउंसिल बनाकर आपस में हाथ मिला लिया। कार्तिक के पापा को भी इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए थी, पर अगर ऐसा होता तो इन लोगों की ताकत कमजोर पड़ जाती। इसीलिए इन चारों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपस में हाथ मिला लिया और चुपचाप कार्तिक के पापा और मम्मी को मरवा डाला। कार्तिक के पेरेंट्स के जाने के बाद इन लोगों ने उनकी सारी प्रॉपर्टी को आपस में बांट लिया और बुरी तरह से कार्तिक को परिवार से अलग कर दिया और ट्रेनिंग के नाम पर उसे सड़कों पर बेहाल होने के लिए भेज दिया। कार्तिक एक बार के लिए अपने गुस्से और नफरत को शांत भी कर ले, पर इतने सालों के बाद लौटने के बाद भी वो लोग खुद को कार्तिक का रिश्तेदार बता रहे हैं। उनका एटीट्यूड अभी भी कार्तिक के लिए ठीक नहीं हुआ।
और ये लोग अभी भी कार्तिक की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। क्या लगता है आपको, क्या कार्तिक की अब अपने ही परिवार से खुलेआम जंग होगी? कोई परवाह नहीं थी। एक शब्द प्यार से कहने के बजाय ये लोग अभी भी उसके साथ किसी नौकर की तरह व्यवहार कर रहे थे। और इतना ही नहीं, जब से इन लोगों को कार्तिक के बिजनेस सेटअप के बारे में पता चला है, तब से ये लोग इतना ज्यादा डर गए हैं कि अब कार्तिक को फंसाने के नए नए तरीके सोच रहे हैं। इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर से ये लोग कार्तिक के पापा की तरह कार्तिक से भी उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसका परिवार, सब कुछ छीनना चाहते हैं। कार्तिक का ऐसा एटीट्यूड देखकर उसके एक अंकल ने उससे गुस्सा करते हुए कहा, हमने तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा था ताकि तुम दुनियादारी से कुछ सीख सको, पर क्या तुम ये सीख कर आओ? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। अपने अंकल की बात सुनकर कार्तिक ने एक मोकिंग एक्सप्रेशन देते हुए कहा, मैं वहां पर 5 स्टार होटल में नहीं रह रहा था, सड़कों पर रहता था, भिखारी और गैंगस्टर्स के साथ, और काफी सालों तक मैं वहीं रहा हूँ। ऐसे में मैं क्या सीख कर आऊंगा, ये तो आपको भी पता है ना। जैसे ही कार्तिक के अंकल ने ये बात सुनी तो उन सब की आवाज धीमी हो गई। वो भी जानते थे कि उन्होंने कार्तिक को ऑलमोस्ट मरने के लिए छोड़ दिया था। कार्तिक इन लोगों से इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता था और ना ही इन्हें इज्जत देकर खुद को छोटा करना चाहता था। इसीलिए उसने कहा, आप सभी काउंसिल के हेड हैं, तो बिना इधर उधर की बातें किए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आप लोग चाहते हैं कि मेरी बहन इस परिवार का हिस्सा बने, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, पर अगर इसकी शादी की बात की तो मुझे उससे प्रॉब्लम है। कार्तिक के मन में जो भी बात थी उसने सीधे इन लोगों को कह दिया था। वहीं दूसरी तरफ इन चारों काउंसलर्स ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक इस तरह से इन लोगों से बातें करेगा। उन्होंने तो अभी तक अपनी बात भी नहीं रखी थी और कार्तिक सीधा पॉइंट पर आ गया था। तभी एक काउंसलर ने जोर से अपनी कुर्सी पर हाथ मारते हुए गुस्से से कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम अभी छोटे हो और तुम हमें अपना फैसला सुना रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम लोगों की शादी अब हम डिसाइड करेंगे। अपने अंकल की बात सुनकर कार्तिक ने उनका मजाक बनाते हुए कहा, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? किन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं? दुनिया बदल गई है, आपको अपडेट होने की जरूरत है। शायद इसी वजह से यह परिवार आपके हाथों में धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। कार्तिक की ऐसी बातें सुनकर दूसरे काउंसलर ने गुस्से से कहा, कार्तिक अपने रवैये पर ध्यान दो, हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हम यहाँ तुमसे बहस करने नहीं बैठे हैं। अपने अंकल की बात सुनकर कार्तिक ने बहुत ही रूड तरीके से कहा, कम ऑन, मेरा एटीट्यूड आप लोगों के साथ पहले से ही बहुत अच्छा है। क्या आपको नहीं लगता कि मैं काफी प्यार से बात कर रहा हूँ आप लोगों से? इसके अलावा अब और क्या चाहते हैं आप? कार्तिक का ऐसा रवैया देखकर वहां बैठे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गुस्सा आ गया। उन्होंने ऑलमोस्ट गुस्से में फटते हुए कार्तिक पर चिल्लाते हुए कहा, तुम हरामखोर इतने बड़े कब से हो गए हो? कार्तिक जब यहाँ आया था तो फिर उसके दिल में इन सब लोगों के लिए थोड़ी बहुत इज्जत थी, पर यहाँ आकर इनका रवैया देखने के बाद कार्तिक को समझ में आ गया कि उसे इन जानवरों से जानवरों वाली भाषा में ही बात करनी होगी। इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक बहुत शांति से खड़ा था, जैसे इनके कुछ भी कहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। सामने बैठे डायरेक्टर्स खुद को काफी अच्छे से मेंटेन करके बैठे थे। उनकी उम्र लगभग 40-45 साल लग रही थी, पर असल में उनकी उम्र 10 साल ज्यादा ही थी। जहां ये लोग पूरे दिन अपने पैसों और पावर के दम पर जिंदगी जीते थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस महल जैसे घर के बाहर रहने वाले लोगों की जिंदगी नरक से भी बदतर थी। इस उम्र में उनके हाथ पैर बूढ़े हो चुके थे और चेहरा मुरझाया हुआ था। खास करके किसानों की हालत ज्यादा खराब थी। कार्तिक ने सीरियस होते हुए इन सब लोगों से कहा, मैं यहाँ इसीलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के ऑर्डर मानने हैं। तानिया मेरी छोटी बहन है और इसकी शादी किससे होगी, कब होगी, यह डिसीजन ना तो आप लोग लेंगे और ना ही मैं। तानिया खुद डिसाइड करेगी कि उसे शादी किससे करनी है। कार्तिक का यह डिसीजन सुनकर वहां बैठे सभी बोर्ड मेंबर्स बोले, तानिया इस परिवार का हिस्सा है और उसे परिवार के खातिर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, वरना वो इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। मित्तल परिवार में हर औरत इसी तरह से शादी करके जाती है। आज तक सब लड़कियों ने अपने से बड़ों की बात मानी है और वहीं शादी की है जहां हमने करवाई है। तो फिर तानिया में ऐसा क्या स्पेशल है? हमने शादी पहले ही डिसाइड कर दी है, तुम चाहो या ना चाहो ये शादी होकर रहेगी। कार्तिक की बात सुनकर ये सभी डायरेक्टर्स अपना सब्र खो चुके थे और उन्होंने भी तुरंत बिना बहस किए अपना ऑर्डर सुना दिया। इन लोगों की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप लोग मुझे नीचे दिखाना चाहते हैं। कार्तिक की बात सुनकर फैमिली काउंसिल ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखाना चाहते, पर तुम्हें काउंसिल के डिसीजन को मानना होगा। काउंसिल के डिसीजन के अगेंस्ट जाने का मतलब है कि तुम मित्तल परिवार के खिलाफ जा रहे हो। तुम्हें परिवार की करंट सिचुएशन को समझना होगा। हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही परिवार का चार्ज संभाल रहे हैं। क्या तुम अभी भी काउंसिल के खिलाफ जाकर परिवार को छोड़कर अकेले रहना चाहते हो? बोर्ड ऑफ काउंसिल के लोग कार्तिक को डराने की कोशिश कर रहे थे और बातों ही बातों में उसे धमकी भी दे रहे थे। हालांकि कार्तिक इनके खेल में नहीं फंसने वाला था। उसने तो बहुत पहले परिवार से अपना सारा रिश्ता छोड़ दिया था। अगर परिवार उसे खुद से अलग कर भी देता है तो भी कार्तिक अपनी जिंदगी आराम से जी सकता था, क्योंकि वो पहले भी परिवार पर डिपेंडेंट नहीं था और अभी भी नहीं है। यही सब सोचकर कार्तिक कुछ बोलने ही वाला था, तभी इतने टाइम से चुपचाप खड़ी तानिया ने अचानक कार्तिक से कहा, भैया मैं तैयार हूं। जैसे ही कार्तिक ने तानिया की बात सुनी तो उसे झटका सा लग गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था और उसने तानिया से कहा, क्या क्या कहा तुमने अभी? कार्तिक का सवाल सुनकर तानिया ने फिर से इस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, अब बिना वजह परिवार के साथ झगड़े में मत फंसिए। तानिया का ऐसा जवाब सुनकर कार्तिक ने गुस्से से कहा, तुम जानती ही क्या हो? अगर तुम्हें यह सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है तो चुपचाप खड़ी रहो ना। किसने कहा तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहने के लिए? जहां एक तरफ कार्तिक हैरान और गुस्सा था, तो वहीं दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तानिया उन लोगों की बात मान जाएगी। ये सब लोग फिलहाल बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड थे। वहीं दूसरी तरफ तानिया समझ गई थी कि फैमिली काउंसिल वाले कार्तिक को यहां से जाने नहीं देंगे। पहले उनके पापा को प्रॉपर्टी के लिए मार दिया और अब उन्हें पता है कि कार्तिक के पास बहुत पोटेंशियल है, तो ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं कार्तिक उनसे बदला ना ले ले और इसीलिए कार्तिक को फंसाने के लिए हर तरह की प्लॉटिंग कर रहे हैं।
ये लोग जानते थे कि तानिया की शादी की बात करके ये लोग कार्तिक को गुस्सा दिला रहे हैं, और इस वक्त कार्तिक की ताकत पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है और वो इतनी आसानी से अपने पूरे परिवार की जॉइंट पावर से नहीं लड़ सकता है। और इसीलिए ये लोग तानिया का इस्तेमाल करके कार्तिक को उकसाना चाहते थे ताकि देख सकें कि कार्तिक की असली ताकत अभी तक कहां पहुंची है। कार्तिक कभी भी तानिया की शादी के लिए नहीं मानेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मनमानी तो कभी नहीं चलने देगा। ऐसे में कार्तिक गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन ले सकता था और हो सकता था कि वो अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके अपने परिवार के खिलाफ ही खड़ा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो परिवार वाले आराम से जान सकते थे कि कार्तिक कितने पानी में है, और ये लोग खुद भी कार्तिक पर अटैक करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये जानते थे कि आज नहीं तो कल दादा की प्रॉपर्टी में से कार्तिक हिस्सा मांग ही सकता है, और उसके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी थी। अगर कार्तिक हिस्सा लेगा तो तानिया को भी हिस्सा मिलेगा, और इस तरह इनका प्रॉपर्टी में हिस्सा कम बनेगा, और पैसों के लिए तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। तानिया काफी देर से परिवार वालों की बातें सुन रही थी और उसे समझ में आ गया था कि ये लोग कार्तिक को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और तानिया खुद को इस परेशानी का कारण नहीं बनाना चाहती थी। इसी वजह से कार्तिक की जान खतरे में आए उससे पहले उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन को मान लिया था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसका पेट फटने ही वाला था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तानिया इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगी और इमोशनल होकर इस तरह का डिसीजन लेगी, जबकि वो जानती है कि इसके परिणाम बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। कार्तिक ने तुरंत तानिया से कहा, सौदे से किए हुए शादी के रिश्ते फलते फूलते नहीं है तानिया, बिना वजह बात मत बढ़ाओ। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने बहुत ही आराम से कहा, भैया मैं सब कुछ समझती हूँ, पर इस वक्त आप चीज़ों को डिफिकल्ट कर रहे हैं। सिर्फ किसी अनजान आदमी से शादी ही तो करनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यह है कि मैं इंतज़ार करूंगी, अब जब चाहे मुझे वापस लेने आ सकते हैं, पर फिलहाल मुझे इन सब चीज़ों से निपटने दीजिए। तानिया आजकल की लड़की थी और उसे पता था कि शादी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो आगे जाकर तोड़ी ना जा सके। अगर इंसान गलत है तो ऐसे इंसान के साथ डिवोर्स लेना ज़्यादा सही होता है। तानिया इस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा कोई बहाना नहीं देना चाहती थी जिससे कार्तिक की कोई नई मुसीबत बढ़ जाए। दुनिया में हर तीसरे घर में डिवोर्स हो रहे हैं, और ऐसे में अगर उसका डिवोर्स भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसे लोगों को शादी करने में आजकल दिक्कत नहीं आती है। अगर वो बड़े परिवार की बेटी हो तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर अभी तो कार्तिक को खुशियां मिलने लगी है, वो इतनी जल्दी अपने भाई की खुशियां छीनना नहीं चाहती थी। कार्तिक की खुशी उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी बजाय अपनी खुशी के। कार्तिक तो एक बार फिर से अपने परिवार वालों को जीतने नहीं दे सकता था। उसका मन ये भी नहीं चाहता था कि जिन लोगों ने उसके माँ बाप को मारा था वो अब उसकी बहन की जिंदगी खराब कर दें और उसकी शादी उस क्रूर अयाश आदमी से कर दें जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तानिया ने जो डिसीजन लिया था उसमें वो सिर्फ अपनी खुशियां कुर्बान नहीं कर रही थी बल्कि अपनी जिंदगी कुर्बान कर रही थी। पता नहीं वो राक्षस तानिया के साथ क्या करेगा और उसकी फूल सी बहन कब तक जिंदा रहेगी। यही सब सोचकर कार्तिक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अब बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ, तुम जानती ही क्या हो, चुपचाप बाहर जाओ, तुम छोटी हो, तुम्हें अभी कोई बात नहीं करनी है। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था जब कार्तिक ने तानिया पर गुस्सा किया था या तेज आवाज में उससे बात की थी। पहले तो तानिया बहुत ज्यादा डर गई और शॉक्ड हो गई थी, पर अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या लगता है आपको, क्या कार्तिक रोक पाएगा अपनी बहन को बेवकूफी करने से? कार्तिक ने जिंदगी में पहली बार तानिया पर गुस्सा किया था और इतनी तेज आवाज में बात की थी जिसकी वजह से पहले तो तानिया हैरान हो गई और उसके बाद अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तानिया ने रोते हुए धीरे से कहा, भैया मैं तो ये सब आपकी भलाई के लिए कर रही थी। तानिया पर गुस्सा करके और उसे रोते हुए देखकर कार्तिक को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूं, पर फिलहाल तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। अगर मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूं तो मेरे पास उसका बैकअप प्लान है। प्लीज तुम चीजों को और मत बढ़ाओ, फिलहाल यहां से जाओ और बाहर इंतजार करो। इतना कहकर कार्तिक ने प्यार से तानिया के सिर पर हाथ रख दिया। वहीं दूसरी तरफ तानिया जिसे नहीं पता था कि उसके लिए आगे कितनी बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है, कार्तिक उसे जल्द से जल्द अपना यह डिसीजन वापस लेने के लिए कह रहा था। कुछ देर तानिया से बात करके कार्तिक वापस काउंसिल मेंबर की तरफ मुड़ा और बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ देखते हुए कहता है, चाहे जो हो जाए, पर मैं तानिया की शादी के लिए कभी नहीं मानूंगा। जैसे ही वहां खड़े हुए बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने कार्तिक की यह बात सुनी तो उन्हें गुस्सा नहीं आया बल्कि वो लोग जोर जोर से हंसने लगे। कार्तिक, तुम काफी साल पहले ही परिवार छोड़ चुके हो और तुम्हें परिवार की करंट सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता है। बोर्ड मेंबर की बात सुनकर कार्तिक ने एक सरकास्टिक हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा ऐसी क्या बात है? वैसे मेरे जाने के बाद यहाँ क्या बदलाव आया है? एक काउंसिल मेंबर ने तुरंत कार्तिक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि काउंसिल मेंबर्स के डिसीजन के क्या परिणाम हो सकते हैं? मेंबर्स की बात सुनकर कार्तिक ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि अगेंस्ट जाने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, पर मैं अपनी बहन को खुद से दूर कभी नहीं करूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक मेंबर ने बहुत सीरियस होते हुए कहा, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। क्या आदमी हो तुम कार्तिक? जैसा कि एक्सपेक्ट किया था तुम मित्तल परिवार के सबसे सफल आदमी हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि काउंसिल के लिए हुए डिसीजन पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता, और अगर कोई सवाल खड़ा करता है या इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक ने रिसोल्यूट फेस बनाते हुए कहा, ठीक है, अगर मेरे लिए कोई पनिशमेंट आप लोगों ने सोच रखी है तो मुझे बता दीजिए, देखते हैं कि मैं उसे कब तक हैंडल कर पाता हूँ। कार्तिक की बातों में बगावत साफ नजर आ रही थी और उसकी बातें सुनकर अभी तक जितने भी बोर्ड मेंबर्स कार्तिक को हल्के में लेने की कोशिश कर रहे थे वो सब सीरियस हो गए थे और उन्होंने एक साथ सीरियस टोन में कहा, क्या तुम सच में अपने फैसले से पीछे नहीं हटोगे? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी जिद इतनी बड़ी है? इनकी बात सुनकर कार्तिक ने सिर्फ एक शब्द कहा,
ऑफ कोर्स, कार्तिक की जिद देखकर बोर्ड मेंबर्स ने उससे कहा, ठीक है, काउंसिल के डिसीजन पर दोबारा सोचने का मतलब ही पैदा नहीं होता। अगर तुम काउंसिल के डिसीजन को मानने से इनकार कर रहे हो तो फिर हम तुम्हारे लिए फैमिली की तरफ से कड़ी सजा अनाउंस करेंगे। इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक ने बिना कोई चिंता किए कहा, ठीक है, जल्दी बताओ, मुझे घर जाकर खाना भी खाना है, काफी भूख लगी है। कार्तिक की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका परिवार उसे क्या सजा देने वाला है और क्या नहीं। हालांकि जो मित्तल परिवार की सजा के बारे में जानते थे उन्हें पता था कि मित्तल परिवार की तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा क्रूर सजा सुनाते हैं, और खास करके जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिल से हर हाल में कार्तिक को सजा सुनाना चाहते हो। इस तरह की सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी कोशिश करेंगे कि वो कार्तिक को ऐसी सजा सुनाएं कि कार्तिक पूरी तरह से डर जाए। कार्तिक के पीछे खड़े चौहान अंकल ने जैसे ही सजा की बात सुनी तो उनका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वो जानते थे कि मित्तल परिवार में बहुत ही क्रूर तरीके से लोगों के साथ बर्ताव किया जाता है, और ये बात सोचकर ही उनका पसीना छूट रहा था। उन्होंने तुरंत काउंसिल के लोगों को एडवाइस देते हुए कहा, काउंसलर, कार्तिक सर अभी भी काफी जवान है और थोड़े नासमझ हैं। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव में खून गर्म होता है। प्लीज आप लोग गुस्सा मत कीजिए, हम इस मामले को आराम से एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनके एक्सप्रेशन पहले ही ज्यादा खराब लग रहे थे, उन्होंने तुरंत चौहान अंकल से कहा, मिस्टर चौहान, भले ही आप मित्तल परिवार के लिए काम करते हैं, पर आप कार्तिक के हाउसकीपर हैं और आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं। अपने अंकल की बात सुनकर कार्तिक ने भी चौहान अंकल को मना करते हुए कहा, अंकल आप बीच में मत बोलिए, मैंने पहले ही अपना डिसीजन सुना दिया है। कार्तिक की बात सुनकर चौहान अंकल ने परेशान होते हुए कहा, कार्तिक सर, मुझे नहीं लगता कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ जाना चाहिए। आप इस वक्त बिना वजह जिद कर रहे हैं, हम अभी भी थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं। चौहान अंकल चाहे जितना कर ले, पर कार्तिक को सच में इन लोगों की परवाह नहीं थी और ना ही वो इस सिचुएशन को संभालना चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया था कि वो कार्तिक पर पनिशमेंट के लिए कदम उठाएंगे, और इसीलिए उन्होंने अपनी सजा सुनाते हुए कहा, कार्तिक, तुम मित्तल परिवार के बेटे हो, पर तुम फैमिली में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हो और तय कर चुके हो कि तुम्हें काउंसिल के डिसीजन के खिलाफ जाना है। तो इसलिए तुम्हारी सजा यह है कि सबसे पहले तानिया की पहचान को हम मित्तल परिवार का नाम नहीं देंगे और वो कभी भी मित्तल परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती है। दूसरी सजा यह है कि परिवार तुम्हारे नाम से जो प्रॉपर्टी है उसका कुछ प्रोपोर्शन वापस लेगा, और एग्जैक्ट प्रोपोर्शन क्या होगा ये हम बोर्ड ऑफ मेंबर्स डिस्कस करने के बाद डिटेल में तुम्हें बताएंगे। कार्तिक चुपचाप सर झुकाकर अपने चाचा और ताऊ की बातें सुन रहा था, और जैसे ही उसने पनिशमेंट सुनी तो अचानक ही उसने अपना सिर ऊपर कर लिया और जोर जोर से हंसने लगा। अचानक से कार्तिक को हंसते हुए देखकर सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने हैरान होते हुए कार्तिक से पूछा, कार्तिक तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? कार्तिक अभी भी हंसे जा रहा था, यहाँ तक कि हंसते हंसते उसका पेट दर्द करने लगा और उसकी सांस फूलने लगी थी। कार्तिक ने हंसते हंसते खुद को नॉर्मल किया और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहा, मुझे ये हंसी आप लोगों पर आ रही है। मुझे तो शुरू से ही पता था कि आप लोगों को मेरी प्रॉपर्टी चाहिए और आप सबकी उस पर नजर है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बात के लिए आप लोग मेरी मासूम बहन को फंसाएंगे। सच कहूं ना तो आप लोगों की ये ट्रिक अब पुरानी हो चुकी, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। कार्तिक की कही हुई बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आंखों में और उनके गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रही थी। ये सब लोग हैरान भी थे कि कार्तिक उनके बेटे की उम्र का है, पर अभी भी उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। ये चारों ही डायरेक्टर दुनिया के सबसे बड़े परिवार के डायरेक्टर थे और पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक इनसे इनका कंट्रोल छीनने की कोशिश कर रहा था। अभी भी कुछ डायरेक्टर्स ने हिम्मत दिखाते हुए गुस्से से कार्तिक से कहा, कार्तिक, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। हम सब तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे पापा के भाई हैं, तुम्हारे पिता समान हैं, और तुम हमसे इस तरह से बात कर रहे हो। इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, क्या कहा? मेरे पापा के भाई हो, मेरे पिता समान हो, अब मैं आप लोगों को इज्जत नहीं दे रहा हूं। वैसे मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। आप लोग शुरू से लेकर अब तक मेरे लिए मुश्किलें बढ़ाते आए, क्या आप लोगों ने कभी भी एक बार सोचा कि मैं आप लोगों का भतीजा हूं, आपके भाई का बेटा हूं? कार्तिक की बात सुनकर डायरेक्टर्स ने गुस्से से कहा, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो कार्तिक, मैं अभी भी तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि सुधर जाओ। अगर तुम इसी तरह परिवार के डिसीजन को मानने से इनकार करते रहोगे तो तुम्हें एक दिन परिवार में कोई सपोर्ट नहीं देगा, तुम परिवार से अलग हो जाओगे। अपने अंकल की बात सुनकर कार्तिक ने एक नजर ध्यान से उनको देखा और उसके बाद अपनी ही एटीट्यूड में बोला, क्या आपको याद है कि परिवार ने मुझे आज तक कब सपोर्ट किया था? वैसे सच कहूं ना तो अगर मेरा परिवार सपोर्ट करना भी चाहता है तो भी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। जैसे ही वहां बैठे हुए चारों काउंसलर्स ने कार्तिक की बात सुनी तो सब लोग एकदम हैरान रह गए। वो सब लोग कार्तिक को कुछ कहना चाहते थे, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन सब का मुंह जम गया हो। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने जब देखा कि सिचुएशन अपने पीक पर पहुंच गई है और अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तो वो वापस पीछे की तरफ मुड़ा और तानिया को खींचते हुए बोला, चलो घर चलते हैं। तानिया सच में नहीं चाहती थी कि कार्तिक अपने परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट रखे, पर सिचुएशन पहले ही हाथ से निकल चुकी थी तो अब वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे बस अब चुपचाप अपने भाई का हाथ पकड़कर उसके साथ चलना था और उसकी सारी बातें माननी थी। कार्तिक और तानिया को जाते हुए देखकर चौहान अंकल ने एक नजर घुमाकर चारों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ देखा और उसके बाद चुपचाप कार्तिक और तानिया का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे चले गए। वहीं दूसरी तरफ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स अभी भी मित्तल परिवार के गार्ड्स के बिल्कुल बगल में खड़े थे और मित्तल परिवार के गार्ड्स को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर कार्तिक को कुछ भी हुआ तो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें छोड़ेंगे नहीं।
जब से कार्तिक अंदर गया था तब से दोनों पार्टी एक दूसरे को घूर रही थी और दोनों ही तरफ काफी प्रेशर बना हुआ था। माहौल काफी ज्यादा गर्म पड़ चुका था। जैसे ही मित्तल परिवार की सिक्योरिटी ने देखा कि कार्तिक वापस आ रहा है तो उन लोगों ने खुद को नॉर्मल कर लिया और फिर बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके मालिकों ने उन्हें क्या ऑर्डर दिया है। कार्तिक इस घर का बेटा है और इन लोगों को हर हाल में कार्तिक को इज्जत देनी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इस वक्त अलग अलग मूड में ही थे। जब उन्होंने देखा कि कार्तिक सही सलामत वापस आ रहा है तो वो लोग और भी दमखम के साथ अपनी छाती चौड़ी करके खड़े हो गए। ये लोग इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और इनमें से कुछ लोग तो मित्तल परिवार के सिक्योरिटी गार्ड्स को घूर घूर कर देख रहे थे। इन लोगों की आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अगर बात मित्तल परिवार के सिक्योरिटी गार्ड्स की जाए तो ये लोग हमेशा लोगों से काफी घमंड में बातें करते थे और वहां आने वाले लोगों को कुछ भी नहीं समझते थे। इन लोगों की ट्रेनिंग ज्यादातर बेस कैंप में ही होती थी और इन्होंने आज तक कभी रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया था जो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कर चुके थे। इसीलिए उनका जोश और जज्बा अलग ही था। उन्हें ना मरने से डर लगता था और ना मारने से। आपको क्या लगता है, मित्तल परिवार के साथ कार्तिक की लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी या फिर जंग का ऐलान हो चुका है? और अब जैसे ही बाहर आया तो उसे बाहर हो रही सिचुएशन के बारे में पता चल गया था। उसे समझ में आ गया था कि उसके सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में क्या चल रहा है। अभी तक उसके सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, इसीलिए वो ज्यादा सीरियस नहीं हुआ। उसने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से कहा, चलो वापस चलते हैं। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत कार्तिक को चारों तरफ से घेर लिया और बहुत ही प्राउड के साथ वहां से जाने लगे। हालांकि उन्होंने 2 ही कदम उठाए थे तभी मित्तल परिवार का मैनेजर भागते हुए वहां आया और तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, रुक जाओ, सभी लोग यहीं पर रुक जाओ। मैनेजर की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा नाराज होते हुए पीछे देखा और उस मैनेजर से पूछा, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है आप? यहाँ आने के बाद कार्तिक इतना तो समझ गया था कि किसी को उसकी परवाह नहीं है और हर कोई बस ऊपरी तौर पर उसे थोड़ी बहुत इज्जत दे रहा है, जबकि सबके दिलों में कार्तिक को लेकर नफरत भरी हुई है। यहाँ तक कि यहाँ काम करने वाले नौकर भी कार्तिक को कुछ नहीं समझते थे और आज तो हद हो गई थी। यहाँ काम करने वाला एक मामूली सा मैनेजर इतनी तेज आवाज में चिल्लाकर कार्तिक के सामने बात कर रहा था। ये बिहेवियर कार्तिक को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कार्तिक का सवाल सुनकर उस मैनेजर ने बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, मिस्टर कार्तिक मित्तल, आप और आपके सबऑर्डिनेट यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। इस मैनेजर की बात सुनकर कार्तिक ने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बहुत सख्त होते हुए इस मैनेजर से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि हम लोग यहाँ से क्यों नहीं जा सकते? और हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने चिल्लाने की? मुझे ये बताने की कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। कार्तिक का गुस्सा देखकर मैनेजर ने छोटी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है सर, मुझ में भला हिम्मत कहाँ से आएगी आपको रोकने की? मैं चिल्ला नहीं रहा था, बस अपनी आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इस आदमी की बात सुनकर कार्तिक ने नाराज होते हुए कहा, इधर उधर की बातें करना बंद करो, जो कहने आए वो कहो, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे साथ खराब करने के लिए। कार्तिक की बात सुनकर मैनेजर के चेहरे पर झूठी मुस्कान आ गई। हालांकि उसके शब्द अभी भी काफी ज्यादा रूड थे। उसने कार्तिक से कहा, कार्तिक सर, आप अपने साथ जिन लोगों को लेकर आए हैं वो सही नहीं है। यहाँ पर कुछ एंटिक पीसेस रखे हुए थे जो गायब हो गए। मुझे लग रहा है कि आपके लोगों ने ही उसे उठाया। मैनेजर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कार्तिक की काफी तेज आवाज उसके कानों में पड़ी, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें किसने कहा कि मेरे लोगों ने यहाँ किसी का भी सामान छुआ है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खुद चोरी करके चिल्ला चिल्ला कर ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ कोई और चोर है? कार्तिक का गुस्सा देखकर मैनेजर एकदम चुप हो गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जब टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने ये बात सुनी तो उन लोगों ने गुस्सा और नाराजगी दिखाते हुए कहा, तुम लोगों के पास है ही क्या जो हम लोग तुमसे चुराएंगे? ये आदमी यहाँ खड़े होकर फालतू बकवास कर रहा है। लगता है कार्तिक सर, हम लोग को इस आदमी को सबक सिखाना होगा। मैंने काफी टाइम से किसी से लड़ाई नहीं की है, मेरे हाथों की मसल्स दर्द करने लगी। लगता है आज टाइम आ गया है अपने हाथों के दर्द को मिटाने के लिए और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा थे कि कोई उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा रहा था। इन लोगों ने आज तक सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से काम किया था और इतने सालों में कभी कार्तिक को सवाल उठाने का मौका नहीं दिया था। ऐसे में कोई और आकर उनके बॉस के सामने उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे दे सकता था? अगर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को कोई चीज पसंद आती है तो वो लोग चुराते नहीं हैं, बल्कि डाका डालकर डंके की चोट पर उस चीज को उठा लेते हैं, फिर चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की भौहें एकदम तन गई। उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसे इस बात की हैरानी नहीं थी कि उसके लोगों पर शक किया जा रहा था, बल्कि उसे इस बात की हैरानी हो रही थी कि सामने खड़ा मैनेजर कार्तिक को कुछ समझ ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि वो दिन दहाड़े उसके लोगों पर गलत इल्जाम लगा रहा था। कार्तिक को ऐसा लग रहा था कि एक नौकर इतनी हिमाकत नहीं कर सकता। जरूर इसकी हिम्मत के पीछे कार्तिक के अंकल और उस फैमिली के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हाथ है। वही ये सब कुछ करवा सकते हैं। अगर उन लोगों ने डायरेक्ट मैनेजर को कोई ऑर्डर नहीं दिया है तो भी कार्तिक इस घर में होने वाली किसी भी अजीब चीज के लिए इन लोगों को अपने शक के दायरे से दूर नहीं रख सकता था। आज सुबह से इस परिवार का रवैया कार्तिक को पहले ही काफी हताश कर चुका था। जिस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कार्तिक को एक बार अपना पुश्तैनी घर देखने तक नहीं दिया और ना ही उसे रिसीव करने या उसका हालचाल पूछने एयरपोर्ट या घर के गेट तक आए। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। यहाँ आने के बाद भी हर कदम पर उसकी बेइज्जती की जा रही थी। यहाँ काम करने वाले नौकरों तक की इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो कार्तिक से आंख मिलाकर बात कर रहे थे और ये बात कार्तिक कभी भूल नहीं सकता था। कार्तिक ने अभी अभी फैमिली के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात को मानने से इनकार कर दिया था। शायद तभी से इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ईमानदार सर्वेंट्स में अपनी ईमानदारी दिखाने का कीड़ा काटने लगा था। ये सर्वेंट दिखाना चाहते थे कि वो अपने बॉस के लिए कितने ज्यादा ईमानदार हैं और इसीलिए कार्तिक के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे थे ताकि उसे और बेइज्जत कर सके और अपने बॉस को खुश कर सके।
ये बात तो तय थी कि नौकर होने की वजह से ये लोग खुलेआम कार्तिक के खिलाफ नहीं जा सकते थे, और इसीलिए उन्होंने चोरी जैसा घिनौना इल्जाम लगाकर कार्तिक को इंसल्ट महसूस कराने के बारे में सोचा। कार्तिक को चुप देखकर वहां खड़े मैनेजर ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कार्तिक से आराम से कहा, कार्तिक सर, आप इस परिवार के बड़े बेटे हैं और आपको तो सब कुछ पता है ना। इस आलीशान महल को डेकोरेट करने में प्राइसलेस ट्रेजर हम लोगों ने लगाया हुआ है। यहाँ छोटी से छोटी लकड़ी भी करोड़ों रुपए की है, जिसे हर कोई पाना चाहता है। इतना कहकर मैनेजर कुछ पल के लिए चुप हो गया और ध्यान से कार्तिक के एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश करने लगा। जब उसने देखा कि कार्तिक शांत खड़ा है तो उसने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दरअसल आपके साथ जितने भी लोग आए हैं वो बहुत गंवार किस्म के लोग हैं। आप पहली बार यहाँ आए हैं तो ऐसे में इन लोगों के लिए इतना बड़ा खजाना लूटने का मौका दोबारा मिलना मुश्किल है। ऐसे में इन लोगों के लिए चुपचाप किसी भी चीज को उठा लेना काफी रीजनेबल है। भले ही मैनेजर ने बहुत शांति से अपनी बात कही थी, पर वो देख सकता था कि कार्तिक को जलील करने की उसकी कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। कार्तिक मैनेजर की बात सुनकर कुछ बोला नहीं, चुपचाप रहा। वहीं दूसरी तरफ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगते हुए देखकर काफी परेशान हो गए और उन्होंने कार्तिक को सफाई देते हुए कहा, सर हम सच कह रहे हैं, ये आदमी बकवास कर रहा है। हम तो पूरे टाइम हॉल के बाहर खड़े हुए थे, तो हम कोई भी चीज कैसे चुरा सकते हैं? बिल्कुल, हमें तो चारों तरफ से इस पैलेस के बॉडीगार्ड्स ने घेरा हुआ था। ऐसे में हमें कुछ भी चुराने का मौका कैसे मिल सकता था? मुझे लगता है कि यह आदमी बिना वजह मुझसे पिटना चाहता है, इसीलिए यहाँ आकर बकवास कर रहा है। कार्तिक सर, आप ऑर्डर दीजिए, मैं अभी इसका ऐसा हाल बना दूंगा कि ये खुद को पहचान नहीं पाएगा। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की धमकी सुनकर भी मैनेजर को बिल्कुल डर नहीं लगा। मैनेजर ने बहुत ही शांति से कहा, यह हमारे परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए। आप में से कोई भी किसी भी तरह का कदम उठाने से पहले 2 बार सोच ले। जैसे ही मैनेजर ने अपनी बात पूरी की तो पैलेस में जितने भी बॉडीगार्ड्स थे उन सब ने एक बार फिर से आसपास की जगह को पूरी तरह से कवर कर लिया। इस बार पैलेस के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन सब के चेहरे भी काफी एक्सप्रेशनलेस और डरावने लग रहे थे। दूसरी तरफ से टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार्तिक को चारों तरफ से अच्छे से कवर कर लिया। ये लोग किसी भी हाल में कार्तिक पर ऐसा कोई भी हमला नहीं होने दे सकते थे। अगर कार्तिक को प्रोटेक्ट करते हुए इन लोगों की संख्या कम भी बढ़ रही थी तो भी ये लोग पैलेस के बॉडीगार्ड को सबक सिखाने की हिम्मत रखते थे। माहौल को ज्यादा तनाव वाला होते हुए देखकर कार्तिक ने एक गहरी लंबी सांस ली और इसके बाद अपना हाथ दिखाकर अपने सभी बॉडीगार्ड्स को रिलैक्स होने के लिए कहा, आप सब लोग शांत हो जाइए, अब ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने गुस्सा करते हुए कहा, सर शुरुआत इन लोगों ने की थी, ये लोग अपनी हद भूलकर बहुत आगे निकल गए। कार्तिक अच्छे से जानता था कि उसके लोग कभी भी चोरी नहीं कर सकते और वो समझ गया था कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस इन्हें फंसाया जा रहा है। कार्तिक जब से यहाँ आया था तब से उसके परिवार के लोग उसके लिए मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। कार्तिक पहले से खुद को तैयार करके आया था। वो जानता था कि जैसे ही उसका प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड होगा वैसे ही मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। भले ही कोई भी कार्तिक का वेलकम करने नहीं आया था, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट के पास छोड़ दिया था ताकि वो लोग कार्तिक को सीक्रेट तौर पर ऑब्जर्व कर सके और उसके बारे में पता लगा सके। और रही बात इस पैलेस के लिए काम करने वाले बॉडीगार्ड्स की, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहे थे। जब से कार्तिक यहाँ आया था तब से इनका रवैया बस खराब होते जा रहा था। शुरू से लेकर अब तक पैलेस के बॉडीगार्ड्स लगातार टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स पर नजर रखे हुए थे कि ये लोग कुछ चुराते हैं या नहीं। इस मामले में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी थी, या तो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स चोरी करने में बहुत ज्यादा माहिर थे या फिर वो नॉर्मल चोर थे और आसानी से पकड़े जा सकते। अगर बात पैलेस में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स की जाए तो ये सब लोग बस फ्री खा खाते थे और कोई काम नहीं करते थे। इनकी नाक के नीचे से सिक्योरिटी गार्ड वाले कुछ चुरा कर ले गए और ये कुछ कर भी नहीं पाए। इनसे बड़ा बेवकूफ और कौन हो सकता था? हालांकि ये सब कुछ सिर्फ एक अनुमान था, क्योंकि कार्तिक भी जानता था कि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि कार्तिक का सबसे बड़ा और विश्वसनीय आदमी और इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर अभिनव भी मित्तल परिवार के इस पैलेस से कुछ चुरा नहीं सकता था, क्योंकि ये मित्तल परिवार का अड्डा था। ऐसे में यहाँ सिक्योरिटी गार्ड इतने ज्यादा रिलैक्स कैसे हो सकते थे? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ काम करने वाले ये सिक्योरिटी गार्ड्स कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि मित्तल परिवार से ट्रेनिंग लिए हुए बहुत ही एलीट बॉडीगार्ड्स थे। इन सब लोगों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत थी और परिवार के लिए तो ये लोग कुछ ज्यादा ही ईमानदार थे। मैगी जो कार्तिक की पर्सनल बॉडीगार्ड थी वो भी इसी ब्लड लाइन से आती थी। जितनी ज्यादा तेज मैगी थी उतनी ही ज्यादा तेज ये लोग भी थे। ऐसे में इतने शार्प आंखों वाले लोगों के सामने से कुछ भी चुरा पाना नामुमकिन था। कार्तिक भी जानता था और बाकी लोग भी कि चोरी तो नहीं हुई थी, पर कार्तिक को फंसाने के लिए इल्जाम लगाना जरूरी था। क्या करेगा कार्तिक और कैसे हटाएगा अपने ऊपर लगा हुआ इतना बड़ा इल्जाम? क्या कार्तिक ने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को शांत रहने के लिए कहा। उसके बाद मैनेजर की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तुम कह रहे हो कि यहाँ कोई चीज गायब हुई है, कम से कम तुम्हें ये तो पता होगा ना कि क्या गायब हुआ है, राइट? कार्तिक का सवाल सुनकर मैनेजर ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए धीरे से कहा, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ कुछ ही सामान रखा हुआ था, जैसे कि रानी विक्टोरिया ने आपके दादाजी को जो लेटर लिखा था वो लेटर, इसके अलावा 100 साल पुरानी हमारी इंक और हमारा शाही राजपत्र, उसके साथ उसकी मोहर, ये चीजें गायब है। आप जब यहाँ अपने लोगों के साथ आए थे तो वो सब अपनी जगह पर ही थी, पर आपके आने के बाद सब गायब हो गई है। क्या आपको नहीं लगता कि ये अजीब है? इस आदमी की बात सुनकर कार्तिक काफी सख्त तरीके से हंसने लगा। वो जानता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई भी चीज गायब नहीं हुई है, और अगर यहाँ पर कोई चोर है तो वो ये 4 चीजें ही क्यों चुराएगा? यहाँ पर और भी काफी लग्जरियस चीजें रखी हुई, वो आराम से उन्हें भी चुरा सकता था।
जैसे ही कार्तिक के सामने मैनेजर ने इन चारों चीजों का नाम लिया तो उसके अंदर का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो उस गुस्से को हंसी में उड़ाने लगा। कार्तिक को नहीं पता था कि उसके आने से पहले चोरी हुआ सामान अपनी जगह पर था या नहीं, और ना ही वो इस बात की गहराई में जाना चाहता था। पर उसे इतना जरूर पता था कि अगर चोरी हुआ सामान अपनी जगह पर नहीं है तो वो सामान टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। इस सामान को जरूर उनके अपने लोगों ने ही चुराया है। कार्तिक को इतना सोचते हुए देखकर मैनेजर ने कार्तिक से कहा, कार्तिक सर, चोरी हुए सामान की कीमत बाहरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे आलीशान महल में ये सामान किसी ऑर्डिनरी आइटम से ज्यादा नहीं है। मैनेजर कुछ देर तक इन आइटम्स के बारे में इंडक्शन देता रहा। उसके बाद उसने कार्तिक से कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चारों चीजें हमारे पुराने मेंबर्स को काफी ज्यादा प्यारी थी, और मैं आपके लोगों को बचाने के लिए सीनियर्स को कोई गलत जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, पर मुझे ये सामान ढूंढना होगा। मैनेजर की बात सुनकर कार्तिक ने सरकास्टिक तरीके से हंसते हुए कहा, जो कहना है साफ साफ कहो, बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर मैनेजर ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, सर प्लीज मेरे लिए चीजों को मुश्किल मत कीजिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैनेजर हूँ और इस पैलेस का ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। असल में मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, मुझे ऐसा करना ही होगा। मैनेजर अपनी बातों को इस तरह से कह रहा था जैसे वो बातों ही बातों में कार्तिक को हराने की कोशिश कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब देखा कि मैनेजर ड्यूटी के नाम पर उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, वो अपना गुस्सा ज्यादा रोक नहीं पाया और बिना कार्तिक के परमिशन के बॉडीगार्ड ने अपना पैर आगे की तरफ बढ़ा दिया ताकि जोर से मैनेजर को लात मार सके। हालांकि वो 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी वहां खड़े हुए सभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने अपने हथियार टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स पर तान दिए और उसे वार्निंग देते हुए कहा, खुद को कंट्रोल में रखो वरना हम सारी गोलियां तुम पर उतार देंगे। आगे मत बढ़ना वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को इन लोगों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गुस्से से उसके बाल खड़े हो गए थे। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही उनकी लड़ाई पैलेस के बॉडीगार्ड से होने वाली है, और ये देखकर कार्तिक ने अपने लोगों को रोकते हुए कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कार्तिक की बात सुनकर सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स गुस्से में एक साथ तेज आवाज में बोले, सर हम कैसे शांत हो सकते हैं? ये लोग जानबूझकर हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। इनकी बात सुनकर कार्तिक ने गुस्से में कहा, तुम लोगों को पता है ना कि ये लोग जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। ये तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक ट्रैप है और कुछ नहीं। तुम्हें उकसा रहे हैं ताकि तुम लोग लड़ाई शुरू करो और ये उसका फायदा उठा सके। कार्तिक बहुत पहले अपने अंकल की चली हुई चाल को समझ गया था। वो जानता था कि उसके अंकल हर हाल में उसे इस पैलेस से जिंदा वापस ना भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कार्तिक जानता था कि उसके लोग सिर्फ सैकड़ों में हैं और पैलेस में मौजूद लोग कई हजारों में हैं। ऐसे में कार्तिक इन लोगों से कभी नहीं लड़ पाएगा और ना ही कभी जीत पाएगा। इसीलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा और मैनेजर से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे ही लोगों ने यह सामान चुराया है? क्या तुम्हारे पास कोई सटीक जवाब है इसका? कार्तिक का सवाल सुनकर मैनेजर एक बार के लिए चौंक गया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपनी हार नजर आ रही थी। इसीलिए उसने तुरंत खुद को संभाला और कार्तिक को एक्सप्लेन करते हुए बोला, सर जो सामान चोरी हुआ है वो हॉल में साइड टेबल पर रखा हुआ था और इस साइड टेबल के पास आपके सबॉर्डिनेट्स खड़े हुए, तो इन पर शक करना लाजमी है। मैनेजर की बात सुनकर कार्तिक का मन कर रहा था कि अभी इसका गला काट कर फेंक दे और अपना गुस्सा शांत कर ले, पर वैसा कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए उसने खुद को रिलैक्स किया और मैनेजर से कहा, जितना मुझे पता है मेरे लोग काफी देर से हॉल के बाहर इंतजार कर रहे थे, तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि हजारों सिक्योरिटी गार्ड्स के होते हुए भी मेरे लोग उस हॉल के अंदर चले गए और उन्होंने चुपचाप सामान को चुरा कर अपने पास रख लिया? या फिर तुम्हें लगता है कि मेरे लोगों के पास एक्स्ट्रा पावर है जो अपने हाथ लंबे करके अपनी जगह पर खड़े खड़े ही चीजों को चुरा सकते हैं? कार्तिक की बात सुनकर मैनेजर कुछ देर के लिए चुपचाप हो गया, फिर एक गहरी लंबी सांस लेकर कार्तिक से बोला, नहीं सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि अगर सामान चोरी हुआ है तो आपके लोगों पर शक है, हमें तुरंत ये शक दूर कर लेना चाहिए और पैलेस के सिक्योरिटी गार्ड्स को एक बार आपके लोगों की तलाशी कर लेनी चाहिए। साफ पता चल जाएगा इन्होंने चोरी की है या नहीं। जैसे ही वहां खड़े टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने मैनेजर की बात सुनी तो उनका गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने एक एक करके गुस्से से मैनेजर को गाली देते हुए कहा, हमने कुछ नहीं चुराया। मुझे तो लगता है कि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने खुद तुमने चोरी की होगी, उसका इल्जाम तुम लोग हम पर लगा रहे हो। सबसे पहले खुद के लोगों को सर्च क्यों नहीं करते? टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जानते थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और फिर भी सामने खड़ा ये मैनेजर लगातार उनकी बेइज्जती किए जा रहा है। चोरी का इल्जाम छोटा नहीं होता, ऐसे में इस तरह का इल्जाम किसी भी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचा सकता था। दूसरी तरफ कार्तिक भी जानता था कि उसके लोगों को इस तरह सस्पेक्ट बनाकर चोरी जैसे छोटे इल्जाम में फंसाना गलत है और कहीं ना कहीं ये सब कुछ उसके मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कार्तिक के लोग थे, अगर उनके पास कुछ भी नहीं मिलता है तो कार्तिक की बेइज्जती उसकी ही घर में की जा रही थी। कार्तिक के लिए उसके सबॉर्डिनेट्स उसका गुरूर थे और वो अपना गुरूर इतनी आसानी से टूटने नहीं दे सकता था। मैनेजर की डिमांड सुनकर कार्तिक ने तुरंत मना करते हुए कहा, इम्पॉसिबल, तुम लोगों को कोई हक नहीं है मेरे लोगों के साथ छानबीन करने का। कार्तिक की बात सुनकर मैनेजर एक्टिंग करते हुए खुद को दुखी दिखाने लगा और कार्तिक से बोला, अगर ऐसा है तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हमें हमारा सामान नहीं मिलता है और आप अपने लोगों की ईमानदारी हमें साबित भी नहीं करना चाह रहे हैं तो शायद आप अकेले ही यहाँ से जाएंगे। अपनी बात कहने के बाद मैनेजर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखने लगा और उनका मजाक बनाने के लहजे में हंसते हुए बोला, और रही बात आपके इन लोगों की तो ये यहीं पर रहेंगे जब तक पैलेस का सामान नहीं मिल जाता। मैनेजर की बदतमीजी देखकर कार्तिक मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। गुस्से से उसका दिमाग फटने को हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका परिवार इतना नीचे गिर गया है कि अगले 7 जन्म में भी इन लोगों को अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। पर फिर भी कार्तिक को खुद को संभालना था।
क्योंकि वो इस वक्त किसी मैनेजर से बात नहीं कर रहा था, बल्कि मैनेजर के पीछे इस परिवार के 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर से बात कर रहा था, जिसके दम पर यह मैनेजर इतना ज्यादा बोल रहा था। कार्तिक को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना था, वरना वो अपनी बहन को लेकर इस आलिशान महल से कभी वापस नहीं जा सकता था। कार्तिक जब भी किसी मुसीबत में फंसता था तो उसका दिमाग जरूरत से ज्यादा तेज चलना शुरू हो जाता था, और इस वक्त भी वो लगातार इस मुसीबत से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। हालांकि शायद इस बार उसकी किस्मत के साथ साथ उसका दिमाग भी उसका साथ नहीं दे रहा था, इसीलिए तो इतनी देर तक सोचने के बाद भी उसे कोई अच्छा आइडिया नहीं मिल रहा था। सामने खड़े मैनेजर ने कार्तिक से कहा, कार्तिक सर, आपको जल्दी फैसला लेना होगा, हमें हमारा सामान जल्द से जल्द वापस चाहिए, वरना कोई यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। इस मैनेजर की बातों में धमकी और बेरुखी साफ नजर आ रही थी। इस मैनेजर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने किसी मुलाजिम से बात कर रहा हो, अपने बॉस से नहीं। कार्तिक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कोई डर नहीं लगता था, पर फिर भी वो इस वक्त अपने लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रहा था। कार्तिक मन ही मन सोच रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। तभी अचानक से उसकी नजर एक कॉर्नर में कॉरिडोर के पास लगे सर्वेलांस कैमरा पर गई। पहले की बात अलग थी, पर अब टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई थी और बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में हर जगह सर्वेलांस कैमरा लगे हुए थे। यहाँ तक कि हिडन कैमरा भी लगे हुए थे ताकि कोई भी एक दूसरे की बातों से अनजान ना रहे। कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि काश रजत यहाँ पर होता, ताकि वो अपनी बेस्ट हैकिंग नॉलेज से तुरंत यहाँ लगे हुए कैमरास को हैक कर लेता और सारा मॉनिटरिंग सिस्टम कार्तिक के हाथों में दे देता। एक बार कार्तिक को इन सर्वेलांस कैमरा की फोटो मिल जाती तो कार्तिक अपने सिक्योरिटी को इस इल्जाम से बाहर निकाल सकता था। कार्तिक की बदकिस्मती थी कि रजत यहाँ पर नहीं था, और अगर कार्तिक इस वक्त रजत को फोन करके उसे इन सर्वेलांस कैमरास को हैक करने के लिए कहता भी, तो शायद हजारों किलोमीटर दूर से इस कैमरा को हैक करके रिकॉर्डिंग एविडेंस कार्तिक को भेजना मुश्किल था। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस जगह पर जो नेटवर्क लगा हुआ था वो बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं होता था। दुनिया से अलग और दिल्ली से बाहर बने इस छोटे से गांव जैसी जगह पर सारा अपना सिस्टम इंस्टॉल्ड था, और यहाँ का नेटवर्क भी मित्तल परिवार का अपना था, जिसे कोई भी आसानी से हैक नहीं कर सकता था। अब क्या करेगा कार्तिक? कैसे साबित करेगा अपने लोगों को बेकसूर? और क्या की वजह से थोड़ा दुखी हो ही रहा था कि तभी उसे अचानक से याद आया कि उसके इन सिक्योरिटी गार्ड्स में उसके मैकेनिक बायोटेक ह्यूमन रोबोट्स भी तो छुपे हुए हैं, जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं, जिन्हें पहचान पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इन बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स के पास अपना इंटेलिजेंट टर्मिनल था। इनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ के अलावा भी इनके पास पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन एबिलिटी थी, क्योंकि इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया था, जिसकी वजह से इनमें हर वो खूबी थी जो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान और मशीन के कॉम्बिनेशन को मिलाकर होती है। इन बायोनिक ह्यूमन रोबोट के लिए डेजिग्नेटेड रिकॉर्डिंग्स को किसी सर्वेलांस में ढूंढना बहुत आसान काम था। ये सब कुछ सोचकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई, और अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा। कार्तिक को इस तरह हंसते हुए देखकर हर कोई हैरान था, और सामने खड़े मैनेजर की तो हालत खराब हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कार्तिक इस तरह से क्यों हंस रहा है, और ये सोचकर उसका दिमाग फटे जा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी गंभीर सिचुएशन में भी कार्तिक को हंसी कैसे आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपने मन ही मन में कुछ सोच रहा था, और सोच सोचकर उसकी हंसी और भी ज्यादा वाइल्ड होती जा रही थी। कार्तिक को इस तरह हंसते हुए देखकर मैनेजर और बाकी लोग भी यही सोच रहे थे कि शायद कार्तिक ने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो जानता है कि उसे अपने परिवार वालों के सामने झुकना ही होगा। शायद इसी वजह से वो अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को हंसकर निकाल रहा है, और ये सोचकर मैनेजर और ज्यादा खुश हो गया। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कार्तिक को यहाँ हराकर काउंसिल मेंबर के पास जाकर अपना इनाम भी मांग लेगा। हालांकि मैनेजर को नहीं पता था कि कार्तिक का हंसना उसकी जिंदगी में भूचाल लाने वाला है, और उसकी ये खुशी चंद मिनटों की मेहमान है। मैनेजर अपने सपनों में खोया हुआ था कि तभी कार्तिक ने अपने खास सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो अपने सिर पर लगे हुए कैमरास को स्विच ऑन करे। वैसे तो यहाँ लगे हुए सर्वेलांस कैमरा की लोकेशन काफी ज्यादा हाई थी, पर बायोनिक ह्यूमन रोबोट के लिए ये सब कुछ बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। पलक झपकते ही बायोनिक ह्यूमन रोबोट ने एक ऊंची छलांग लगाई और कॉर्नर पर लगे हुए सर्वेलांस कैमरा के सर्किट को अपनी हथेली पर लगे हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर दिया। कार्तिक को पहले ही पता था कि यहाँ का मैनेजमेंट उसे सर्वेलांस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखने नहीं देगा, क्योंकि वो लोग तो खुद कार्तिक को फंसा रहे थे, ऐसे में उसे कोई भी रिकॉर्डिंग क्यों देंगे। इसीलिए कार्तिक ने बायोनिक फीमेल रोबोट को ऑर्डर दे दिया था। कोई भी कुछ समझ पाता उससे पहले ही बायोनिक ह्यूमन रोबोट ने सर्वेलांस कैमरा को हैक कर लिया। मैनेजर कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही कार्तिक ने अपने लोगों को ऑर्डर दे दिया था। उसे ये सब कुछ काफी अजीब लग रहा था, और इसीलिए उसने हैरान होते हुए कार्तिक से पूछा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? पर मैनेजर को कोई भी जवाब देने वाला नहीं था कार्तिक। मैनेजर चुपचाप इन सबऑर्डिनेट्स को 4 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर उछलकर यहाँ लगे हुए सर्वेलांस कैमरा के मॉनिटरिंग सिस्टम को लेते हुए देख सकता था। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। ये सामने का नजारा देखकर मैनेजर काफी ज्यादा डर गया था। सबसे ज्यादा डर उसे इस बात का लग रहा था कि पता नहीं सच जानने के बाद कार्तिक उनके साथ क्या करेगा, और अगर वो कार्तिक को ठीक से नहीं फंसा पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके साथ क्या करेंगे। और इन सब के अलावा भी उसे डर और हैरानी इस बात की हो रही थी कि कार्तिक के सबऑर्डिनेट्स में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे है। मैनेजर ने डरते हुए तुरंत अपनी आवाज तेज करते हुए सबऑर्डिनेट्स से कहा, अरे ये सब कुछ बंद करो और नीचे आओ तुरंत। ये एरिया हमारे पैलेस का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, तुम लोग बिना परमिशन के वहां कैसे जा सकते हो? कार्तिक और उसके लोग मैनेजर की कोई बात नहीं सुनने वाले थे। उन लोगों ने तुरंत मैनेजर को इग्नोर कर दिया।
हालांकि मैनेजर इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था, वो काफी ज्यादा घबरा गया। उसने वहां खड़े हुए पैलेस के बॉडीगार्ड से कहा कि तुरंत इन लोगों को रोको। मैनेजर का ऑर्डर सुनकर वहां खड़े हुए सारे बॉडीगार्ड्स आगे की तरफ भागे ताकि इन बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स को रोक सके। पर इसे नहीं पता था कि जिन्हें ये रोकने जा रहे हैं वो आम सबॉर्डिनेट नहीं बल्कि बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स हैं, जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह दिखते हैं। यहाँ पर ज्यादातर फीमेल बॉडीगार्ड थी, जो कार्तिक की फर्स्ट बायोनिक ह्यूमन रोबोट मोना की कॉपी थी। एक्सीलेंट फिगर और टॉल ब्यूटी के साथ दिखने में ये बायोनिक ह्यूमन रोबोट काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, पर उनकी ताकत काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के असिस्टेंस में ये रोबोट काफी अच्छा काम कर रहे थे। पैलेस में काम करने वाले सारे बॉडीगार्ड्स मिलकर भी इन चंद फीमेल बॉडीगार्ड्स के नाखूनों को भी टच नहीं कर पाए। पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। ऐसा लग रहा था जैसे वानर सेना ने लंका में आग लगा दी हो। जमीन पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स पैलेस के सिक्योरिटी गार्ड से टक्कर ले रहे थे और किसी को भी बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स अभी तक अपना काम कर चुके थे। उन्होंने आज का सारा डेटा कैमरा से खुद में लगी हुई हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर लिया था और जल्दी ही बाकी लोगों की नजरों से बचकर ये लोग तुरंत कार्तिक के पास आ गए। कार्तिक ने जल्दी ही ये डेटा अपने फोन में ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर होने की स्पीड देखकर कार्तिक काफी ज्यादा शॉक हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बायोनिक ह्यूमन रोबोट इतनी जल्दी मॉनिटरिंग सर्वर से डेटा को हैक कर लेंगे। आज के वीडियो के अलावा भी कार्तिक के हाथ कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लगे थे। कार्तिक ने जल्दी से अपने फोन का प्लेयर ऑन किया और उस वीडियो को प्ले किया। अभी तक आज के डेटा को मिटाया नहीं गया था और इसी वजह से कार्तिक ने तुरंत फास्ट फॉरवर्ड करके वो वीडियो देख लिया। पूरे वीडियो में कहीं भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड कोई भी चोरी नहीं कर रहे थे। कार्तिक जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास गया था तो सिक्योरिटी गार्ड बाहर कार्तिक का इंतजार कर रहे थे और इस दौरान हॉल के साइड में से जो प्रेशियस सामान चोरी हुआ था वो खुद मैनेजर ने कुछ सर्वेंट्स को बुलाकर वहां से उठवाया था। ये वीडियो देखने के बाद कार्तिक के चेहरे पर तो मुस्कान थी, पर दिमाग से लेकर दिल तक सब जगह आग लगी हुई थी। फिर भी कार्तिक ने हंसते हुए मजाक बनाने के लहजे में मैनेजर की तरफ देखा और उससे बोला क्या कारीगरी है। मैनेजर कार्तिक की बात समझ गया था और वो अब इस बात को मानने से इनकार कर भी नहीं सकता था कि चोरी उसने नहीं की थी, क्योंकि वीडियो में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। कार्तिक का कोल्ड एक्सप्रेशन लेस चेहरा देखकर अगले ही पल मैनेजर के माथे पर पसीना झलकने लगा और उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में आधे अधूरे शब्दों में कहा, ये सब कुछ। मैनेजर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही कार्तिक ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए पैलेस के बॉडीगार्ड से कहा, तुम लोग सब रुक जाओ, जिस चोर की तुम्हें तलाश थी वो मिल गया। पैलेस के बॉडीगार्ड्स अभी भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से उलझ रहे थे और जब उन्होंने कार्तिक के गुस्से से भरी हुई आवाज पूरे हॉल में गूंजती हुई सुनी तो सब लोग एकदम से रुक गए। हर कोई हैरानी से एक दूसरे को देख रहा था, खास करके पैलेस के सिक्योरिटी गार्ड्स ज्यादा स्मार्ट थे नहीं और ना ही उन्हें ज्यादा चालबाजी आती थी। कुछ देर पहले जब उन्होंने सुना कि मैनेजर कार्तिक के सिक्योरिटी गार्ड पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है तो उन्होंने सोचा कि जरूर मैनेजर जो कह रहा है वो सच होगा। इन लोगों ने भी बिना सोचे समझे कार्तिक और उसके लोगों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, पर इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैनेजर खुद इतना बड़ा एक्टर निकलेगा और वो अपनी एक्टिंग स्किल्स से इन सबको बेवकूफ बना देगा। इस वक्त सब लोगों के लिए सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब हो गई थी। एक आदमी जो कुछ देर पहले तक चिल्ला चिल्ला कर सबको कह रहा था कि घर में चोर आया है, चोर आया है, चोर आया, कुछ देर के बाद वो खुद ही चोर साबित हो गया था और इस वजह से घर के बाकी लोग काफी ज्यादा अजीब महसूस कर रहे थे। सभी लोग एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। कार्तिक जानता था कि इस पैलेस में काम करने वाले सभी सिक्योरिटी गार्ड्स ऊपर से आने वाले ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। उनका किसी भी स्पेशल पर्सन को लेकर कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं था। यहाँ काम करने वाले सब लोगों को नहीं पता था कि परिवार के अंदर चल क्या रहा है। हाँ, उन लोगों को इतना जरूर पता था कि फैमिली काउंसिल के लोग कार्तिक को पसंद नहीं करते और इस वजह से शायद इन लोगों का रवैया कार्तिक के लिए अच्छा नहीं था। पर फिर भी कार्तिक के बड़े लोगों के बीच में जो कुछ भी चल रहा हो, इसका असर यहाँ काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स पर बहुत कम ही पड़ता था। बहुत कम लोग थे जो अपर क्लास लोगों की नजरों में आने के लिए ऐसी चीप हरकतें करते थे, जैसे कि आज यहाँ के मैनेजर ने की थी। सब लोगों को पता था कि मैनेजर सच में चोर नहीं था, उसने बस उन सब चीजों को छुपाया था ताकि कार्तिक के लोगों को चोर साबित कर सके। कार्तिक ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए मैनेजर से कहा, विठल, यही नाम है ना तुम्हारा? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग शायद ठीक नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें कोई फिजिकल या मेंटल बीमारी हो। तुमने खुद ही उन सब चीजों को दूर रखवाया था और उसके बाद मेरे लोगों के पास आकर उन्हें चोर कहने लगे। कार्तिक भले ही मुस्कुराकर सवाल पूछ रहा था, उसकी मुस्कुराहट लेकिन असल में मुस्कान नहीं थी बल्कि एक डर, एक गुस्सा था जो विठल साफ साफ समझ पा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ मैनेजर के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। उसने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका किया हुआ इस तरह से उल्टा पड़ जाएगा और उसी पर आ जाएगा। विठल को कहां पता था कि कार्तिक के लिए काम करने वाले सबऑर्डिनेट तो कुछ ज्यादा ही एडवांस हैं। वो पलक झपकते ही सर्वेलेंस कैमरा का डेटा हैक कर लेंगे। अभी तक तो मैनेजर को लग रहा था कि वो काफी अच्छा लेखक, डायरेक्टर और एक्टर है, इसीलिए तो अपनी मनगढ़ंत कहानी को काफी अच्छे से डायरेक्ट कर रहा था। पर उसे कहां पता था कि पिक्चर शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। मैनेजर अब तक सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह पसीने में भीग चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कार्तिक के सवाल का जवाब कैसे दे। उसने आधे से शब्दों में कहा, मैं ये बात तो जाहिर थी कि कार्तिक इस आदमी को बिल्कुल माफ नहीं करने वाला था और आसानी से इसे जाने भी नहीं देने वाला था। इसीलिए उसने हंसते हुए कहा, तुम मित्तल परिवार के नौकर हो, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मित्तल परिवार के वारिस को इस तरह सबके सामने बेइज्जत करो? कार्तिक का सवाल सुनकर मैनेजर ने फिर से आधे अधूरे शब्दों में कहा,
नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं। मैनेजर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही कार्तिक अब मैनेजर के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए उससे बोला, तुम अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रहे हो? जितना मुझे पता है मित्तल परिवार के नियमों के अकॉर्डिंग अगर कोई नौकर अपने मालिक की बेइज्जती करता है तो ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। बताओ मुझे, मैं क्या सजा दूं तुम्हें? आपको क्या लगता है क्या करेगा कार्तिक मैनेजर के साथ, और क्या होगा जब ये बात डायरेक्टर्स को पता चलेगी? कार्तिक समझ गया था कि ये आदमी क्लीन बैकग्राउंड का नहीं है, जरूर इतने बड़े मित्तल परिवार को हैंडल करने के लिए काफी बेनिफिट्स उठा रहा है। अगर बात पहले की होती तो कार्तिक कभी भी इन छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ता, पर आज इतने छोटे से मैनेजर ने मित्तल परिवार के बेटे कार्तिक मित्तल पर सवाल उठाया था, उसके लोगों पर चोरी का इल्जाम लगाया था, और ये कार्तिक कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस मैनेजर को सबक सिखाकर रहेगा। इसीलिए कार्तिक ने इस घमंडी इंसान से कहा, मित्तल परिवार के रूल बुक के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें क्या सजा दे सकता हूं? इस गलती के लिए तुम्हें कोड़े पड़ने चाहिए। जितना मुझे याद आ रहा है इस गलती के लिए कम से कम 100 कोड़े तो पड़ने ही चाहिए ना। जैसे ही सामने खड़े मैनेजर ने कार्तिक की बात सुनी तो उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सर्वेंट हूं, कार्तिक सर आपको मुझे सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। कार्तिक की बातें सुनकर मैनेजर काफी ज्यादा डर गया था। तभी उसे याद आया कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम लेकर इस सजा से बच सकता है, लेकिन उसने गलत आदमी के सामने डायरेक्टर का नाम ले लिया था, क्योंकि कार्तिक ने तो कभी अपने परिवार के इन सो कॉल्ड मेंबर्स को तवज्जो दिया ही नहीं था, तो फिर आज वो इन लोगों से क्यों डरता? कार्तिक ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहा, सिक्योरिटी गार्ड अभी और इसी वक्त इस आदमी को कोड़े लगाना शुरू करो। 100 से 1 कोड़े भी कम नहीं लगने चाहिए। इसे पता होना चाहिए कि कार्तिक मित्तल को फंसाने का अंजाम क्या होता है। वैसे तो 100 कोड़े कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर अगर सच में आज इस मैनेजर को 100 कोड़े पड़े तो इसकी आधी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जब टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने कार्तिक का ऑर्डर सुना तो उनका सारा गुस्सा दूर हो गया और उनके अंदर एक अलग ही जोश पैदा हो गया। सब लोग तुरंत अपने हाथों को मसलने लगे ताकि अपनी बेइज्जती और गुस्से का बदला इस मैनेजर से ले सके। इस आदमी की वजह से उनके साथ साथ उनके बॉस कार्तिक को भी काफी बेइज्जती सहनी पड़ी थी, और अब इन लोगों के पास पूरा मौका था कार्तिक और अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। जैसे ही कुछ दूरी पर खड़े मैनेजर विट्ठल ने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की बात सुनी, जो इस वक्त डिस्कस कर रहे थे कि कौन किस तरह से मैनेजर को कोड़े मारेगा, तो ये बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस वक्त टाइगर सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा किसी खूंखार भेड़िए से कम नहीं लग रहा था। मैनेजर को एहसास हो गया था कि आज उसकी रूह कांप जाएगी। मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसने तुरंत डरते हुए अपने पैलेस में खड़े खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर दिया, क्या तुम सब लोग जम गए हो? जल्दी करो, मुझे बचाओ इन लोगों से। अभी तक मैनेजर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के कंट्रोल में आ चुका था। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों की बाजू किसी नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा मोटी और मजबूत थी। उन्होंने अगले ही पल गर्दन को पकड़कर उस मैनेजर को अपने काबू में कर लिया और उसे जमीन पर धकेल दिया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के लोगों की पावर देखकर पैलेस के सिक्योरिटी गार्ड तो सदमे में चले गए थे। मैनेजर की आवाज सुनकर वो लोग होश में आए और उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी कार्तिक के कोल्ड गेज ने उन सब लोगों को डरा दिया। तुम सब लोगों के लिए अच्छा होगा कि अगर अपनी जगह पर खड़े रहो। अगर किसी ने भी इस मैनेजर की मदद करने की कोशिश की तो तुम लोगों को बहुत बुरी पनिशमेंट मिलेगी। भले ही मित्तल परिवार के लोग कार्तिक को नापसंद करते थे, पर अभी भी कार्तिक इन सब का बॉस था और यहाँ खड़े सभी लोगों को उसके ऑर्डर मानने पड़ते थे। परिवार के अंदर चाहे जो चल रहा हो, पर ये लोग अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते थे। वहीं कुछ दूरी पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से मार खा रहे मैनेजर ने जब देखा कि पैलेस के गार्ड उसकी मदद नहीं कर रहे हैं तो उसका दिल और भी ज्यादा दर्द करने लगा। उसकी सारी उम्मीद मर गई और उसने कार्तिक से दया की भीख मांगते हुए कहा, कार्तिक सर प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, आपकी बेइज्जती करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, आप बिल्कुल सही थे, मुझे सच में कोई मानसिक बीमारी हुई है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैनेजर की बात सुनकर कार्तिक को हंसी आ गई। उसने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इस आदमी को जितना तेज मार सकते हो मारो, अगर किसी ने दया दिखाने की कोशिश की तो मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। कार्तिक की बात सुनकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स और तेज उस मैनेजर को मारने लगे। उन लोगों को भी इसे पीटने मारने में काफी मजा आ रहा था, क्योंकि उन्हें काफी देर के बाद अपना गुस्सा निकालने को मिल रहा था। और वहीं दूसरी तरफ मैनेजर को बेहोश होते हुए देखकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स आपस में ही डिस्कस करने लगे, उन्हें किस तरफ से मारना चाहिए और कैसे मारना चाहिए जिससे मैनेजर कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा ही ना हो पाए। ये लोग बहुत ज्यादा क्रूर थे, इन्हें कोई दया नहीं आ रही थी। भले ही मैनेजर बेहोश हो गया था, पर अभी भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे मारे जा रहे थे। आखिर में एक तेज आवाज दर्द से भरी हुई मैनेजर के मुंह से निकली, और ये आवाज पूरे 100 कोड़े खाने के बाद निकली थी। अपना काम पूरा हो जाने के बाद कार्तिक ने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर दिया, आज के लिए इतना ही काफी है, अब वापस चलो। अपनी बात कहकर कार्तिक अपने लोगों को लेकर पैलेस छोड़कर बाहर आ गया और पैलेस के सिक्योरिटी गार्ड्स पीछे रह गए। इस वक्त कार्तिक के जाने के बाद कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हॉल के अंधेरे वाले कोने में खड़े होकर ये नजारा देख रहे थे। आसपास का माहौल काफी ज्यादा शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे इतने सारे लोगों के खड़े होने के बाद भी यहाँ कोई जिंदा इंसान हो ही ना। कुछ देर पहले जब कार्तिक चारों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करके बाहर आया था तो कोई भी अपनी जगह छोड़कर वापस नहीं गया, बल्कि वो चारों वहीं पर किसी स्टैच्यू की तरह बैठे रहे। तभी एक सर्वेंट भागता हुआ उनके पास गया और परेशान होते हुए बोला, सर बुरी खबर है, मैनेजर विट्ठल उसने। सर्वेंट इतनी जल्दी भागते हुए गया था कि उसकी सांस फूलने लगी थी और वो अपनी बात पूरी तरह कह नहीं पा रहा था। तभी एक काउंसिल मेंबर ने उससे पूछा, क्या हुआ है मैनेजर विट्ठल को?
काउंसिल मेंबर की बात सुनकर सर्वेंट ने अपनी सांस संभालते हुए कहा, कार्तिक सर ने मैनेजर विट्ठल को हमारी फैमिली पनिशमेंट दी है और मैनेजर विट्ठल को 100 कोड़े मारे जा रहे थे। फिलहाल उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इतना कहकर सर्वेंट ने अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ काउंसिल मेंबर को बता दिया। कार्तिक के एक अंकल जो दिखने में काफी ज्यादा सीरियस थे, उन्होंने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारा और चिल्लाते हुए कहा, ट्रैश, व्हाट अ ट्रैश। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इतना गुस्सा होते हुए देखकर सर्वेंट ने डरते हुए और थोड़ा हैरान होते हुए उनसे पूछा, सर क्या आप मैनेजर विट्ठल के बारे में ये बातें कह रहे हैं? सर्वेंट को लगा कि शायद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी बात सुनने के बाद कार्तिक से गुस्सा होंगे, पर फिलहाल तो वो अपना सारा गुस्सा मैनेजर विट्ठल पर निकाल रहे थे। जल्दी ही सर्वेंट समझ गया कि मैनेजर विट्ठल ने जो कुछ भी किया वो सब इन चारों डायरेक्टर्स के कहने पर किया था। ये सारे डायरेक्टर दिखने में काफी सीरियस लगते हैं, पर सच तो ये है कि ये सभी लोग राजनीति और कूटनीति से भरे हुए हैं। यहाँ हर कोई एक दूसरे के खिलाफ है और हर वक्त मौका ढूंढता रहता है ताकि अपने कॉम्पिटिटर को हरा सके। सर्वेंट ने थोड़ा डरते हुए इन चारों काउंसिल मेंबर्स से पूछा, सर मैनेजर विट्ठल की हालत काफी खराब लग रही है, क्या हम उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेज दें? जैसे ही सर्वेंट ने अपने मुंह से ट्रीटमेंट की बात निकाली तो वहां बैठे चारों में से एक काउंसिल मेंबर ने गुस्सा करते हुए कहा, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा उसे, क्या फायदा ऐसे नालायक आदमी को काम पर रखने का, मरने दो उसे इसी दर्द में। जहां एक डायरेक्टर अपनी बात कह रहा था तो वहीं बाकी 3 चुप्पी साधे बैठे हुए थे, जैसे पहले डायरेक्टर की हाँ में हाँ मिला रहे हो। जो सर्वेंट यहाँ पर रिपोर्ट करने आया था वो समझ गया था कि मैनेजर विट्ठल को डायरेक्टर ने काम से निकाल दिया है और अब उसके जीने या मरने से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सर्वेंट ने इस बारे में सोचा तो उसे ये सब कुछ काफी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हिटलर के राज्य में आ गया हो। यहाँ हर कोई दोहरे चेहरे लेकर बैठा हुआ था और ये बात सोचकर ही उसका दिल घबरा रहा था। हालांकि उसने अपनी ये घबराहट अपने चेहरे पर नहीं आने दी। उसने तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट किया और हॉल से बाहर चला गया। इस सर्वेंट के जाने के बाद एक बार फिर से पूरे हॉल में गहरी शांति छा गई और उसके बाद डायरेक्टर ने कहा, कार्तिक मित्तल, तुम मित्तल परिवार में नहीं रह सकते हो। इस लड़के को बर्बाद करने के लिए हमने सब कुछ किया, पर ये फिर भी हम सबसे आगे निकल गया। इसका एटीट्यूड देखकर लग रहा है कि ये इतनी आसानी से अपने पापा के मौत का बदला हमसे नहीं लेगा, बल्कि ये बदला अब सूद समेत पूरा होगा। मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी इसके पंख कुतर देने चाहिए। इसकी ताकत अभी तक पूरी तरह से नहीं फैली है। अगर हम इसे अभी हरा देंगे तो ये वापस उठने की कोशिश नहीं करेगा। तुम सही कह रहे हो, अगर इसकी ताकत बढ़ गई तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। जहां 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में एक बात पर सहमत हो रहे थे, वहीं चौथा अपनी ही सोच में खोया हुआ था। उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कार्तिक अभी काफी छोटा है और तुम सब लोग उससे इतना क्यों डर रहे हो? हमारे हाथ में पूरे मित्तल परिवार का चार्ज है। तुम्हें नहीं लगता कि एक चूजे से डरने का कोई फायदा नहीं? इस डायरेक्टर की बात सुनकर बाकी तीनों डायरेक्टर्स ने इसे समझाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई अपडेट नहीं है? और तुम जानते ही कितना हो कार्तिक के बिजनेस के बारे में। क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसका बिजनेस हम सब लोगों का गला कटवा कर रहेगा? इसमें डरने वाली बात क्या है? जितना मुझे पता है उसके पास कोई फैक्ट्री है जिसमें वो मोबाइल फोन और बाकी अप्लायंसेस बनाकर बेचेगा और उसके अलावा कार का बिजनेस भी शुरू कर रखा है। लगता है तुम्हें सिर्फ ऊपरी बातों के बारे में पता है। अगर ध्यान से अपनी जॉब करते तो तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाता कि कार्तिक कोई ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं कर रहा। उसके हाथ में हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं जो आगे चलकर पूरे मार्केट को अपने कब्जे में करने की ताकत रखते हैं। उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर बैटरी जैसी ब्लैक टेक्नोलॉजी है जो अभी तक दुनिया में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई है। ये सब कुछ 2050 में होने वाली चीजें हैं। कार्तिक तो 2023 में लेकर आ गया। जरा सोचकर देखो, हम में से कोई भी इन सब के लिए तैयार नहीं है। कार्तिक पूरी दुनिया को इनकी मदद से अपनी उंगलियों पर नचाएगा। अरे रातों रात पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा यार। क्या सच में कार्तिक ये सब कुछ कर रहा है? मुझे पता नहीं था कि वो इतना एडवांस हो चुका है। असल में जो डायरेक्टर इस वक्त सवाल कर रहा था वो भले ही बाकी बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ बैठा था, पर असल में वो इन बोर्ड ऑफ मेंबर्स की तरह नहीं था। वो ये नहीं चाहता था कि कार्तिक वापस परिवार में आए और उनकी ताकत पर सवाल उठाए, पर यह भी सच था कि उसने कभी कार्तिक पर ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं था और उसे कभी अपना दुश्मन समझा भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ बाकी के 3 काउंसिल मेंबर्स को कार्तिक से बहुत ज्यादा डर लग रहा था और इसीलिए उन्होंने कार्तिक के बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा ही छानबीन करवा ली थी। आपको क्या लगता है कैसे बचेगा कार्तिक अपने ही परिवार में हो रही, अपने ही खिलाफ हो रही इस साजिश से? और क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बाकी लोगों से पूछा, वो मैनेजर तो इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पाया, ऊपर से हमारी बेइज्जती और करवा दी। तुम लोगों को क्या लगता है कि कैसे हैंडल होगा कार्तिक? इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? हम लोग इतने बड़े मित्तल परिवार के इंचार्ज हैं, हमारे लिए लाखों सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं। ये कार्तिक एक बच्चा है, इसे ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जिस डायरेक्टर ने ये बात बोली थी वो काफी ज्यादा घमंडी टाइप का इंसान था जो सब लोगों से सिर्फ नफरत करता था। उसने कार्तिक के लिए ये बातें इसलिए नहीं कही थी क्योंकि वो कार्तिक को कमजोर समझ रहा था, बल्कि वो आदमी किसी और को अपने सामने कुछ समझता ही नहीं था और ना ही किसी की कोई परवाह करता था। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काफी सालों से परिवार की हाई पोजीशन पर रहा है और इसने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे। इसी वजह से इसे लगता है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके और ऐसा कुछ भी नहीं है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कुछ कर सके। इसी घमंड की वजह से काउंसिल के इस मेंबर को लगता था कि कार्तिक एक छोटा बच्चा है जो अपनी युवावस्था में है और कुछ ज्यादा ही जुनूनी है। ऐसे में ये सिर्फ उछल रहा है जो कुछ दिनों में शांत हो जाएगा। इस बच्चे के लिए
अपना ज़्यादा टाइम या एफर्ट बर्बाद करने की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर कभी ज़रूरत पड़ी भी तो मित्तल परिवार के कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जिससे कार्तिक एक ही बार में हार जाएगा। भले ही इस डायरेक्टर को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था, पर उसके पास नहीं बैठे दूसरे डायरेक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सख्त थे। उसने पहले डायरेक्टर से कहा, तुम कार्तिक को काफ़ी कमज़ोर समझने की गलती कर रहे हो, सबसे पहले इस वीडियो को देखो। और इतना कहकर डायरेक्टर ने पास में रखा एक लेज़र प्रोजेक्टर ऑन कर दिया। वीडियो में सबसे पहले कुछ तस्वीरें आईं जिसमें टाइगर सिक्योरिटी गार्ड और पैलेस गार्ड्स की फाइटिंग हो रही थी। ये वीडियो देखकर उस काउंसिल मेंबर को कोई भी बड़ी बात नहीं लगी। उसे लग रहा था कि छोटा मोटा झगड़ा होना तो आम बात है, और हर बॉडीगार्ड इतनी ताकत तो रखता ही है। हालांकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इस डायरेक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलते गए, क्योंकि इसमें बायोनिक ह्यूमन रोबोट पैलेस गार्ड पर अटैक कर रहे थे। ये देखकर धीरे धीरे डायरेक्टर के माथे पर पसीना आने लगा और उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसकी हालत लास्ट में आते आते इतनी खराब हो गई कि वो अपने माथे से पसीना तक नहीं हटा पा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे थे। डायरेक्टर ने डरते हुए पूछा, कौन है ये लोग, और कार्तिक के पास इतने पावरफुल सबऑर्डिनेट कहां से आए? असल में इस डायरेक्टर को पता नहीं था कि कार्तिक के पास बायोनिक ह्यूमन रोबोट हैं, और ये बायोनिक ह्यूमन रोबोट दिखने में तो किसी खूबसूरत लड़की की तरह दिख रहे थे, फिर भी अंदर से इन बायोनिक ह्यूमन रोबोट को एक सख्त मेटल से बनाया गया था। जो डायरेक्टर इस वक्त वीडियो प्ले कर रहा था, अचानक ही उसके चेहरे पर हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अभी तक तुमने जो वीडियो देखा है वो सिर्फ चावल का एक दाना है, असली खेल तो अभी बाकी है जो इस वीडियो के अंत में तुम्हें दिखेगा। और इतना कहकर डायरेक्टर ने अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट से 2-3 बार फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया, और वीडियो का वो हिस्सा भी आ गया जिसे देखने के बाद बाकी के सभी डायरेक्टर डर के मारे कांपने लगे। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इस पूरे वीडियो को एक सबऑर्डिनेट रिकॉर्ड कर रहा था, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना जासूस बनाकर कार्तिक की टीम में छोड़ा हुआ था। और अगर बात लोकेशन की जाए तो ये लोकेशन कार्तिक की सुपर फैक्ट्री की थी, जिसका काम अभी पूरा होना बाकी था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को पता था कि उसके परिवार ने उसके बीच में एक जासूस छोड़ा हुआ है, पर फिर भी इतने सबऑर्डिनेट की टीम में से किसी जासूस को ढूंढना काफी सरदर्द वाला काम था, और इस काम में काफी टाइम भी लगने वाला था। फिलहाल कार्तिक को अपना सारा ध्यान अपने परिवार के मसलों पर लगाना था, और वैसे भी अगर कार्तिक खुलेआम जाकर उस जासूस को ढूंढता तो शायद परिवार के भेजे हुए बाकी सभी जासूस भी अलर्ट हो जाते और परिवार कभी भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता। यही सब सोचकर कार्तिक ने कुछ टाइम के लिए इन पर से अपना ध्यान हटा लिया और अपना सारा फोकस अपने जरूरी काम पर देना शुरू कर दिया। और अगर बात वीडियो की जाए जिसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काफी ज्यादा हैरान और परेशान कर दिया था, वो वीडियो कार्तिक के लिए काफी आम हो चुका था। इस वीडियो में कार्तिक की सुपर फैक्ट्री का सीन नजर आ रहा था, जहां पर चारों तरफ मैकेनिकल आर्मी तैयार की जा रही थी और काफी लंबी प्रोडक्शन लाइन भी बनी हुई थी। इन सब के अलावा भी आसपास एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे रोबोट खड़े हुए थे और कुछ की टेस्टिंग चल रही थी। बायोनिक ह्यूमन रोबोट की प्रोडक्शन लाइन देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि जिस तरह से रॉ मटेरियल मशीन के अंदर जा रहा था और उसके बाद एक एक करके ह्यूमन रोबोट के बिल्कुल असली दिखने वाले पार्ट्स बनकर आ रहे थे, ये नजारा काफी ज्यादा डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे इंसान को मशीन से बनाया जा रहा हो। जो डायरेक्टर को और भी ज्यादा घबराहट दे रही थी वो बात ये थी कि कार्तिक 1 या 2 रोबोट नहीं बना रहा था, बल्कि प्रोडक्शन लाइन से हजारों रोबोट बन रहे थे, और ये बात और भी ज्यादा डरावनी थी। वीडियो यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि इस जासूस को कार्तिक के अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जाने की इजाजत नहीं थी। वीडियो देखने के बाद चारों डायरेक्टर्स का सदमा खत्म नहीं हुआ था। उनका शरीर अभी भी डर से कांप रहा था और काफी देर तक उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। जिस मेंबर ने इस वीडियो को दिखाया था उसने साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहा, यह वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों हम लोग कार्तिक को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद सभी डायरेक्टर्स जल भुन गए थे, क्योंकि उन्होंने आज तक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं देखी थी, और उनके सबसे बड़े दुश्मन कार्तिक के पास ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी। ये बात इनमें से किसी को हजम नहीं हो रही थी। ये चारों डायरेक्टर ये सोचकर घबरा रहे थे कि कुछ ही सालों में कार्तिक पूरी दुनिया की ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी पर राज करेगा, क्योंकि उसके पास सुपर बैटरी थी, और उसके अलावा इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पर पूरे फाइनेंशियल मार्केट को वो अपने कंट्रोल में रखेगा। इस तरह से आधी से ज्यादा दुनिया कार्तिक के हाथों में होगी। उसके बाद ये चारों जो मित्तल परिवार के मसीहा बनते फिरते हैं, इन्हें कोई नहीं पूछेगा। अभी तक ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता ही नहीं था कि कार्तिक के पास इस तरह की एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी है, पर अब उन लोगों को इस बात का डर लग रहा था कि कार्तिक इस टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा है बल्कि इस्तेमाल में लेना भी शुरू कर चुका है। बायोनिक ह्यूमन रोबोट को प्रोड्यूस करना और उसकी आर्मी बनाना दुनिया में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसे करने वाला इंसान कार्तिक पहला इंसान था, और शायद इसके बारे में दुनिया को पता लगने के बाद कुछ ही पल में पूरी दुनिया कार्तिक के कंट्रोल में होगी। बायोनिक ह्यूमन रोबोट अपने आप में बहुत बड़ा झटका था, जिसके बाद सुपर फैक्ट्री के बारे में पता चलना इन सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था, क्योंकि इन दोनों ही टेक्नोलॉजी में पैसा था। कार्तिक पैसे से पैसा बना सकता था और पावर भी इसमें साथ साथ कार्तिक को मिल रही थी, और ये बात इन डायरेक्टर्स को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इन सभी को एहसास हो गया था कि जल्दी ही इन सब की कुर्सियां छिनने वाली हैं इनसे, और पूरे मित्तल परिवार पर सिर्फ कार्तिक मित्तल का ही राज होगा। और ये सब लोग उस वक्त तक शायद जिंदा भी ना रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो कार्तिक के पापा के साथ किया था उसका भुगतान इन्हें अब सूद समेत करना होगा।
अभी तक सभी लोग समझ गए थे कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक दूसरे को हैरानी से देखे जा रहा था। हमें जल्द से जल्द कार्तिक को यह सब कुछ करने से रोकना होगा, वरना ना हम चैन से खा पाएंगे और ना सो पाएंगे। तुम सही कह रहे हो, पर हम ये सब कुछ करेंगे कैसे? कार्तिक इस परिवार का डायरेक्ट वंशज है और बिना किसी कारण के हम उसे छू भी नहीं सकते। बर्बाद करना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई बहाना ढूंढना ही है तो क्या ये बहाना काफी नहीं रहेगा? कार्तिक ने अभी अभी हमारे दिए हुए मैरिज प्रपोजल को ठुकरा दिया है और ये परिवार के खिलाफ उठाया हुआ कदम है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये बहुत छोटी बात है। इसके लिए हम उस पर हमला तो नहीं कर सकते हैं ना, वरना इसी बात के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कार्तिक को लेकर यहाँ बैठे हुए सभी डायरेक्टर्स की अपनी अपनी सोच थी। कोई भी एक बात पर सहमत नहीं हो रहा था। वैसे तो इन सबको पता था कि कार्तिक का रिश्ता इस परिवार से पहले ही बिगड़ चुका है और फैमिली काउंसिल और कार्तिक के बीच में अब जो रिश्ता है वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं। और ये बात काफी थी कार्तिक के खिलाफ साजिश करने के लिए। इन चारों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहिए थे। वो तानिया की शादी विध्वंस राणा से भी करवाना चाहते थे और कार्तिक को हराना भी चाहते थे, ताकि कोई और दोबारा उनके खिलाफ किसी भी तरह की साजिश ना कर पाए। मेरी बात मानो तो पहले हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अभी भी कार्तिक की बहुत सी ताकत छुपी हुई है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। सबसे पहले हमारे किसी जासूस को उसके पास भेजना होगा ताकि हमें पता चल सके कि वो कितने पानी में है और उससे हमें डरने की जरूरत है भी या नहीं। इस काम के लिए हमें किसे भेजना चाहिए, तुम्हें बताओ। इसमें सोचने वाली क्या बात है? कार्तिक की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम वो अकेला कर देगा। विध्वंस राणा, तुमने सही कहा। उसने हमारे परिवार में शादी करने का डिसीजन लिया है और कार्तिक ने अपनी बहन की शादी उससे ना करवाने का डिसीजन लिया है। हम कह देंगे कि हमने शादी के लिए हाँ कर दी थी पर कार्तिक पीछे हट गया। इस बात को विध्वंस अपने ईगो पर लेकर डायरेक्ट कार्तिक से उलझ लेगा। सही कहा। इसमें हमारा यह फायदा है कि कोई भी हम पर उंगली नहीं उठाएगा और कार्तिक की ताकत का अंदाजा भी हमको लग जाएगा। अच्छा आइडिया तुम्हारा। विध्वंस को कार्तिक से लड़ने देते हैं, पर क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अगर कार्तिक उतना ताकतवर नहीं निकला जितना वो दिख रहा है तो विध्वंस कार्तिक को हरा देगा और हो सकता है कि विध्वंस कार्तिक की सारी प्रॉपर्टी और उसकी ब्लैक टेक्नोलॉजी पर अपना कब्जा कर ले। इस बात की चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर कार्तिक उससे नहीं लड़ पाया तो हमारे दोनों मामले हल हो जाएंगे। ना चाहकर भी उसे तानिया की शादी विध्वंस राणा से करनी होगी और हमारे सामने भी कार्तिक हार जाएगा। एक बार हारने के बाद हम दोबारा उसे कभी उठने नहीं देंगे और उसकी सारी ताकत को खत्म कर देंगे। और रही बात प्रॉपर्टी और ब्लैक टेक्नोलॉजी की, तो प्रॉपर्टी की जरूरत हमें है नहीं और ब्लैक टेक्नोलॉजी विध्वंस से हम ले लेंगे। आखिरकार हमारी बेटी उसके घर में शादी करके जाएगी तो इतना हक तो हमारा बनता है ना। अपनी बात कहकर सारे डायरेक्टर्स आपस में हंसने लगे और उन सब के चेहरे पर एक मिस्टीरियस और सरकास्टिक स्माइल थी जो उनके धूर्तपन को साफ दिखा रही थी। क्या लगता है आपको, क्या विध्वंस राणा करेगा कार्तिक पर हमला? और जितना जहां एक तरफ कार्तिक के अंकल्स प्लानिंग कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक और तानिया अपने प्राइवेट प्लेन में बैठ चुके थे और अपने आइलैंड की तरफ निकल गए थे। जैसे जैसे दिल्ली का वो होम टाउन दूर जाता जा रहा था, कार्तिक के माथे की सिलवटें वैसे वैसे कम होती जा रही थी। हालांकि उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था। अचानक से तानिया ने कार्तिक से कहा, भैया आई एम सॉरी। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने उससे पूछा, अचानक से ये सब क्यों कह रही हो? कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, भैया मेरी वजह से ही आपको फैमिली काउंसिल के साथ उलझना पड़ा, वरना आज जो हुआ वो कभी नहीं होता। इतना कहकर तानिया चुप हो गई। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और साथ ही साथ बच्चों की तरह उसकी नाक बह रही थी। तानिया को पता था कि कार्तिक बचपन में अपने होम टाउन में पला बड़ा था, पर आज जो बात हुई उसके बाद शायद कार्तिक वापस उस जगह पर नहीं जा पाएगा। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सच कहूं तो मैं थोड़ा सा दुखी हूं, क्योंकि बचपन से इसी जगह पर पला बड़ा हूं और इस तरह से यहां से जाते हुए मुझे काफी दुख हो रहा है। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने गुस्सा करते हुए उससे कहा, भैया आपके परिवार में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आपने उनका बिगाड़ा क्या है? तानिया का सवाल सुनकर कार्तिक ने सरकास्टिक तरीके से हंसते हुए कहा, इस दुनिया में जो तरक्की कर रहा है वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कुछ ना कुछ बिगाड़ ही तो रहा है। उन लोगों को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत मेरी तरक्की से है। उन लोगों को इंसानों की फीलिंग्स और इमोशन से कोई लेना देना नहीं। जहां उन्हें अपना फायदा दिखाई देगा वहां ये लोग अपनी उंगली रख देंगे। इसलिए तुम परेशान मत हो कि तुमने कुछ गलत किया। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने परेशान होते हुए कहा, पर भैया आज आपने वहां पर बहुत तमाशा किया है, कहीं वो लोग बदला लेने के लिए कोई एक्सेसिव मेथड तो इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं ना? तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, बदला तो वो लोग जरूर लेंगे, पर यह कह पाना अभी मुश्किल है कि वो लोग क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे। जब तुम वापस जाओगी तो तुम्हें आइलैंड पर अपनी पुरानी जिंदगी ही जीने को मिलेगी और बाकी बातें तुम मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। तानिया समझ गई थी, इसीलिए उसने तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और आगे कुछ नहीं कहा। पर उसके दिल में अभी भी उसे बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है। वो हर तरह से अपनी सेफ्टी के लिए कार्तिक पर डिपेंडेंट है और मदद के नाम पर कार्तिक को कोई सपोर्ट नहीं कर सकती है। तानिया ने अपने मन में डिसाइड किया कि वो जल्दी ही बड़ी हो जाएगी और अपने परिवार के बारे में सब कुछ जानकर अपने भाई की ताकत बनेगी, ना कि उसकी कमजोरी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तानिया उसकी कोई मदद करती है या नहीं, क्योंकि वो जानता था कि 17 साल की ये बच्ची पहले ही अपनी उम्र से ज्यादा सिंसियर हो चुकी है और अब वो अपनी बहन को कोई और परेशानी नहीं देना चाहता था। जल्दी ही कार्तिक और तानिया अपने हिमालयन पर पहुंच गए। यहाँ मैगी पहले से ही कार्तिक और तानिया के आने का इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि कार्तिक अपने प्राइवेट प्लेन से बाहर आ रहा है।
वो तुरंत कार्तिक के पास गई और उसका वेलकम करते हुए बोली, सर क्या सारा काम ठीक से हो गया है? हम लोग वापस फैमिली में कब जा रहे हैं? मैगी ने अपना सवाल पूछ तो लिया था, पर जब उसने कार्तिक के पीछे पीछे चौहान अंकल को आते हुए देखा, जिनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, तो वो सब समझ गई थी। वैसे तो चौहान अंकल ने हमेशा कार्तिक का सपोर्ट किया है, पर जिस तरह से वो कार्तिक के साथ यहाँ आए थे, उस हिसाब से मैगी बिना कुछ बोले ही समझ गई थी कि वहां पर क्या हुआ होगा। कार्तिक ने मैगी का सवाल सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, सारे के सारे काउंसिल मेंबर्स का दिमाग खराब हो गया और मैं उन लोगों के साथ में बिल्कुल नहीं रह सकता। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने उसे कंफर्ट करते हुए कहा, सर आप बिल्कुल भी उन लोगों के जैसे नहीं है, और वैसे भी अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। उन लोगों को जैसे रहना है रहने दीजिए। हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और ना ही अब हम मैरिज अलायंसेस वाली बात पर ज्यादा परेशान होंगे। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, मैं तो रहने दूंगा, पर वो लोग इतनी आसानी से इस बात को जाने नहीं देंगे। आज जो रवैया मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का देखा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये लोग काफी टाइम से मुझ पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। मैगी, जिसकी आंखें अभी तक शांत नजर आ रही थी, वो तुरंत कार्तिक की बात सुनकर एकदम शार्प हो गई। उसने कार्तिक से कहा, सर अगर उन लोगों ने आप पर अटैक करवाने की कोशिश भी की है तो मैं सब कुछ भूलकर उन लोगों को मार दूंगी और कोशिश करूंगी कि कोई भी आप तक पहुंच ना पाए। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने उसे मना करते हुए कहा, यह बात अभी तक शुरू भी नहीं हुई है और तुम अभी से मरने मारने की बात कर रही हो। हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह बात कितनी सही होगी और कितनी नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम सब लोग आने वाले खतरे से निपटने के लिए तैयार रहो। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने कॉन्फिडेंट होते हुए कहा, उसकी चिंता मत कीजिए आप बॉस। जब आप होम टाउन गए थे तो हमने पीछे से पूरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड को टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से कवर कर दिया था। कोई भी हमारी परमिशन के बिना यहाँ नहीं आ सकता है, और अगर कोई आ भी गया तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। कार्तिक जब होम टाउन जा रहा था तो मैगी को चिंता थी कि कहीं वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, क्योंकि वो जानती थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं। इसीलिए उसने पहले से सारी तैयारियां शुरू कर दी थी और टाइगर सिक्योरिटी गार्ड का चीफ होने के नाते उसने सभी को ऑर्डर देकर पहले से ही पूरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड को सिक्योरिटी के तौर पर कवर करवा दिया था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक थोड़ी चिंता में था, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड बहुत बड़ा था और कार्तिक के पास इतने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे कि वो पूरे आइलैंड को सिक्योरिटी दे सके। बायोनिक ह्यूमन रोबोट के प्रोडक्शन का काम भी अभी चल रहा था और रातों रात इन रोबोट्स को तैयार भी नहीं किया जा सकता था। इस वजह से कार्तिक चिंता में था कि अगर इस टाइम पर उसके परिवार ने या किसी और ने उस पर अटैक किया तो शायद वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता था। हिम आइलैंड पर कार्तिक खुद रह रहा था और इंडस्ट्रियल आइलैंड पर कार्तिक की सुपर फैक्ट्री थी, जिसके दम पर कार्तिक पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता था। और इन सब के अलावा रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड कार्तिक की इनकम का सोर्स था और साथ ही साथ यहाँ पर काफी ज्यादा रिसोर्सेज भी थे। अगर इन तीनों जगह पर कोई भी नुकसान होता है तो कार्तिक इस नुकसान को उठा नहीं पाएगा, क्योंकि कार्तिक की असली ताकत इन तीनों आइलैंड्स में ही छुपी हुई थी। वैसे तो कार्तिक के पास 10,000 तक टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थे और इसके अलावा बायोनिक ह्यूमन रोबोट का स्मॉल ग्रुप था, जिसके दम पर कार्तिक छोटी लड़ाई तो लड़ सकता था, पर अपने परिवार के खिलाफ अभी नहीं जा सकता था। कुछ देर मैगी से बात करने के बाद कार्तिक अपने मेंशन नहीं गया, बल्कि वहीं से मैगी को साथ लेकर इंडस्ट्रियल आइलैंड के लिए निकल गया था, क्योंकि अगर इस वक्त कार्तिक आराम करता तो शायद आगे जाकर उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तलवार लटकती रहती और कार्तिक जल्द से जल्द खुद को तैयार करना चाहता था। कार्तिक जैसे ही सुपर फैक्ट्री में पहुंचा तो वहां पर उसकी मुलाकात रितिका से हो गई, जो बायोनिक ह्यूमन रोबोट प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। और इस प्रोजेक्ट की हेड होने की वजह से रितिका को अक्सर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था। अच्छी बात यह थी कि फैक्ट्री और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी। ये दोनों एक ही आइलैंड पर थे, इसीलिए सारे काम जल्दी से हो जाते थे। रितिका को वहां देखकर कार्तिक ने उससे कहा, हाय रितिका, अच्छा हुआ तुम भी यहीं पर हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। रितिका इस वक्त कुछ काम कर रही थी। जैसे ही उसने कार्तिक की आवाज सुनी तो उसने टेबल पर रखे हुए कुछ डेटा को तुरंत कलेक्ट किया और उसके बाद कार्तिक से कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था? रितिका हमेशा सीरियस रहती थी और अभी भी उसका एटीट्यूड पहले जैसा ही था। उसका ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल सुनकर कार्तिक एक बार के लिए तो सोच में पड़ गया कि बॉस वो है या फिर रितिका। कार्तिक को जल्द से जल्द अपना काम निकलवाना था, इसीलिए उसने अभी तक जो कुछ भी हुआ और मित्तल परिवार आगे चलकर एक्शन लेने के लिए जो प्लानिंग कर रहा था वो सब कुछ रितिका को बता दिया। कार्तिक ने रितिका से पूछा, अभी तक जितने बायोनिक ह्यूमन रोबोट प्रोड्यूस हुए हैं वो काफी नहीं है, पर जिस हिसाब से मेरे दुश्मन बढ़ रहे हैं मुझे इतना टाइम नहीं देंगे कि मैं और ज्यादा बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स तैयार कर सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं? रितिका ने तुरंत कहा, हाँ कर तो सकते हैं, पर क्या? कार्तिक ने परेशान होते हुए पूछा। रितिका ने गहरी लंबी सांस ली और कार्तिक से कहा, प्रॉब्लम वही पुरानी वाली है कार्तिक, हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं है और अगर हमें प्रोडक्शन की स्पीड को बढ़ाना है तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल खरीदना होगा और प्रोडक्शन लाइन में काम करने के लिए वर्कर्स को भी हायर करना होगा। हो सकता है कि जल्दबाजी में हमें रॉ मटेरियल में कुछ लॉस हो जाए, उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल चाहिए ताकि हम तुरंत स्पेयर पार्ट्स को मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर सके। इतना कहकर रितिका ने कुछ डेटा के सेट्स को राइट डाउन कर लिया। कार्तिक ने एक नजर रितिका के लिखे हुए उस डेटा के अमाउंट को देखा। उसके बाद मैगी से पूछा, हमारे पास कितना फंड बचा हुआ है? मैगी ने अपना फोन निकाला और उसमें कुछ देखते हुए कहा, अदर इंडस्ट्रीज के लिए हमने जो इमरजेंसी फंड निकाला है, अगर उसका इस्तेमाल ना किया जाए तो टोटल अमाउंट ऑफ फंड अभी 30 बिलियन रुपीज है। 30 बिलियन? इतना कम पैसा? कार्तिक ने हैरान होते हुए कहा। कार्तिक और मैगी की बात सुनकर रितिका ने तुरंत कार्तिक से कहा, इतना पैसा काफी नहीं होगा। अगर मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो बायोनिक ह्यूमन रोबोट के
करंट प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें कम से कम 150 बिलियन रुपीस चाहिए। इतना बजट मिलने पर हम लोग प्रोडक्शन स्पीड को डबल कर सकते हैं। रितिका का मानना था कि अगर प्रोडक्शन स्पीड में सिर्फ 10% इंक्रीमेंट करना है तो भी कम से कम 50 बिलियन का फंड इन लोगों को तुरंत चाहिए होगा। इसमें प्रोडक्शन करने जैसा कुछ भी नहीं था। एक टाइम के बाद जब फिक्स्ड कॉस्ट पूरी हो जाती है तो हमें सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को लगाना पड़ता है और उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन और सेल्स बढ़ती और घटती है। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी उतनी कम कैपिटल की जरूरत होगी। कार्तिक को इस वक्त काफी ज्यादा हेल्पलेस महसूस हो रहा था क्योंकि उसके पास 30 बिलियन रुपीस थे जो आम लोगों की नजरों में बहुत बड़ी अमाउंट थी। पर असल में ये कीमत कार्तिक की नजरों में बहुत कम थी क्योंकि कार्तिक अपने प्रोडक्शन लाइन के लिए जरूरी पैसा भी इससे पूरा नहीं कर पा रहा था। रितिका ने कार्तिक की तरफ देखा जो इस वक्त काफी डिफिकल्ट पोजीशन में लग रहा था। उसे इतना ज्यादा परेशान देखकर रितिका ने उससे कहा, असल में मैं काफी टाइम से तुमसे फंड की प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहती थी पर मुझे मौका नहीं मिल रहा। ये सब कुछ तो ठीक है पर 150 बिलियन और 30 बिलियन के बीच गैप को हम कैसे सॉल्व करेंगे? कार्तिक ने परेशान होते हुए रितिका से कहा। कार्तिक के इस सवाल पर रितिका ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को आगे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर कार्तिक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और खुश होने लगा। क्या फंड